हेलो एवरीवन। आज हम लोग करने वाले हैं अपने उसी साइंस के जो लास्ट में हमने छोड़ दिया था एक वीडियो। और हमने एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें हमने कहा था कि इस वीडियो के बाद आप हमें नीचे कमेंट में बताना कि डू यू गाइज वांट अ फुल फ्लेजेड वीडियो ऑन साइंस, जिसमें एक वीडियो में हम लोग पूरा रिवाइज कर रहे होंगे एंड यू गाइज वांटेड इट, सो आई एम हियर विद दैट वीडियो। चलो आगे बढ़ते हैं, हम लोग यहाँ तक कर चुके थे। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन जो अभी हमारा लोगों का फिजिक्स चल रहा है ना, तो फिजिक्स में ही जो क्वेश्चन आए हुए हैं उनके ऊपर क्वेश्चन कर रहे हैं ना। चलो करते हैं, थोड़ा सा जूम इन कर लेते हैं इस क्वेश्चन पे। और क्वेश्चन आ चुका है इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर, तो हम लोग इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर पे मूव कर चुके हैं। अभी थोड़ा सा इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के बारे में बता देते हैं, उसके बाद हम इसको पूरा डिलीट करके फिर समझाएंगे ओके क्वेश्चन को। तो समझो, इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में हम लोग पढ़नी होती है आर, वी एंड आई। आर फॉर रेजिस्टेंस, V फॉर वोल्टेज एंड I फॉर मी नहीं है, यहाँ पर करंट है। रेजिस्टेंस को हम लोग R से डिनोट करते, बता दिया हमने है ना। बट इसके हम लिख देते क्या, SI यूनिट होती है ओम, वोल्टेज की होती है वोल्ट और करंट की होती है एम्पियर। ठीक है, इन तीनों में एक रिलेशन होता है जिसे हम लोग बोलते हैं V इक्वल टू आई आर। V इक्वल टू आई आर, और इसे बोलते हैं ओम्स लॉ। ओम्स लॉ में क्या होता है कि वोल्टेज हमारा इक्वल होता है किसके, करंट और रेजिस्टेंस के मल्टीप्लाई के इक्वल। अगर हमने लिखा कि हमारा वोल्टेज 370 है, नहीं 220 है, और हमारा करंट जो है वो 10 एम्पियर आ रहा है, हमारा रेजिस्टेंस बताओ कितना होगा। तो हम क्या करेंगे, रेजिस्टेंस निकालने के लिए हम तुरंत क्या करेंगे, 220 को 10 से डिवाइड दे देंगे और रेजिस्टेंस इक्वल, क्योंकि अगर हम रेजिस्टेंस निकालना है तो आई का इधर डिवाइड दे देंगे, तो हमारा रेजिस्टेंस आ जाएगा 22 ओम। गॉट इट, बेसिक चीजें समझ गए। अभी थोड़ा सा और इसके बारे में समझाते हैं। अगला जो है वो रेजिस्टेंस है। रेजिस्टेंस के बारे में थोड़ी चीजें सीखनी है। रेजिस्टेंस क्या होता है, ये एक हिंडेंस होता है, हिंडेंस टू करंट। ये क्या है, हिंड्रेंस है, करंट को आगे बढ़ने से रोकता है। जैसे कि हम लोगों के रिश्तेदार होते हैं ना, कि हम लोगों को आगे नहीं बढ़ने देते हैं। क्या करते हैं, बेटा कितने नंबर आए, शर्मा जी के बेटे कितने नंबर आए, ये करते वो करते। पीछे की हमारी वॉइस जा रही है ना, हाँ ओके। तो वो हिंडेंस क्रिएट करते हैं। सिमिलरली यहाँ पर भी हिंडेंस वो क्रिएट करने वाला कौन है, रेजिस्टेंस है। और रेजिस्टेंस, अगर आपने वो कैब वाली वीडियो देखी होगी तो हमने आपको रजिस्ट वर्ड के बहुत सारे सिनोनिम बताए हैं। आप 2-4 हमें कमेंट बॉक्स में अभी ड्रॉप कर सकते हो ओके। तो हिंडेंस टू द करंट होता है रेजिस्टेंस, पहली बात। इसका एक फॉर्मूला और होता है, समझो। ये आता है V इक्वल टू आई आर, कब आता है, जब हमारा ये होता है किसके लिए, नॉर्मल ओम्स लॉ, जब हमारा V I R की बात होगी। इसका एक फॉर्मूला और होता है जिसको हम लोग बोलते हैं रेजिस्टेंस इक्वल टू रो L बाई A। यहाँ L क्या है, लेंथ ऑफ वायर, एरिया क्या है, क्रॉस सेक्शन ऑफ एरिया ऑफ वायर, क्रॉस सेक्शन एरिया। और इतनी सब चीज समझ नहीं पा रहे, समझो भाई। एक वायर है ये ओके, इस वायर में 3 चीजें चल रही हैं, रेजिस्टेंस, करंट और वोल्टेज। वोल्टेज कहीं से आएगा, सप्लाई ऊपर, ठीक है। वोल्टेज के साथ में करंट अपने आप बनेगा, ठीक है। पर रेजिस्टेंस जो होगी वो ये इसी वायर की परमानेंट है, रेजिस्टेंस फिक्स है, रेजिस्टेंस फिक्स है ओके। तो इस वायर की रेजिस्टेंस अलग होगी। कोई एक और वायर होगा जिसका मटेरियल सेम नहीं होगा, मान लो ये कॉपर वायर है, दूसरा कोई मान लो हमारा नॉर्मल वायर है जो कि एल्यूमिनियम वायर है, तो उसकी रेजिस्टेंस अलग होगी। इस वायर की भी रेजिस्टेंस इतने पार्ट की अलग होगी। इसकी अगर लेंथ बढ़ा दो तो हमारी रेजिस्टेंस भी बढ़ जाए, क्यों, क्योंकि हमारा रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, आर इक्वल टू रो एल बाई ए। एल बढ़ा तो रो भी, रेजिस्टेंस भी बढ़ा। एरिया डिक्रीज हुआ तो रेजिस्टेंस बढ़ा। मतलब कि पतला वायर लोगे, तो हम लोगों का क्या होगा, रेजिस्टेंस बढ़ेगा। मोटा वायर लोगे तो रेजिस्टेंस
घटेगा। अब ये चीज को कैसे समझ सकते हो, कितना सिंपल तरीके से सोचो यार, करंट को जाना है, करंट को जाना है। आप अगर मोटी चीज से निकालने के लिए कहोगे उससे तो करंट निकल जाएगा जल्दी 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 जल्दी। पतला होगा तो करंट को निकलने के लिए दिक्कत आएगी, है ना। इसलिए एरिया वाला रूल यहाँ समझ सकते हो। और लेंथ ज्यादा होने का रूल ऐसे याद कर सकते हो, आपने देखा होगा किसी के बारात वगैरह में गए होंगे तो वहां क्या होता है, जब जो बारात निकलती है तो आसपास में वो साइड में वो अंकल लोग लिए होते हैं वो लाइटिंग वगैरह, है ना। आई डोंट रिमेम्बर द नेम एग्जैक्ट, बट वो साइड में चलते हैं ऐसे ऐसे बना बना कर ऐसे 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 दूल्हे की गाड़ी के आसपास। और यहाँ पर डीजे होता है, यहाँ पीछे दूल्हे की गाड़ी होती है, बीच में हम लोग नाच रहे होते हैं। ऑल्दो आई डोंट डांस, बट हम बता रहे हैं, है ना। ऐसे 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 वो चल रहे होते हैं। बट याद देखो, जरा ध्यान से देखो, जो इनका कनेक्टर होता है वो इसी इसी वाली डीजे गाड़ी में होता है। यहाँ के बल्ब बहुत तेज चल रहे होते हैं, बट जो लास्ट वाला बंदा होता है उसका बल्ब बहुत स्लो होता है। स्लो का मतलब बहुत डिमनिश टाइप का होता है, कम जल रहा होता है, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक की वायर बढ़ गई, वायर बढ़ गई तो रेजिस्टेंस भी बढ़ गया, रेजिस्टेंस बढ़ गया तो वहां करंट अच्छे से पहुंच नहीं रहा, जिससे कि वो अच्छे से फ्लो नहीं कर पा रहा है। समझ गए। तो इस चीज को, इतनी चीज समझ गए। अब इस फॉर्मूले को बहुत याद रखना, इसी के ऊपर ये सवाल भी है, ठीक है। समझ गए। अभी इसको थोड़ा सा हटाते हैं, हटाते नहीं है, अच्छा एक मिनट, ठीक है। अब समझो एक और कॉन्सेप्ट, एक कॉन्सेप्ट आता है सीरीज एंड। ऑल्दो अगर आपको ये पूरा वाला कॉन्सेप्ट अच्छे से समझना है तो यहाँ आई बटन पे क्लिक करो और आप वीडियो देख सकते हो, ओके। यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट देख सकते हो। हम यहाँ पर जल्दी जल्दी बस समझा रहे हैं कि जिससे कि आपका एक रिवीजन हो जाए। सीरीज में हमें क्या लगाना पड़ता है, सीरीज हमारा होता है जब बहुत सारे करंट होते हैं तो आर टोटल हमारा या फिर आर इक्विवेलेंट आता है R1 प्लस R2 प्लस R3 डैश डैश डैश। और जब हमारा यही पैरेलल होता है, अब आप लोग कहोगे पैरेलल सीरीज क्या है, तो सीरीज में क्या होता है, जब हमारे रेजिस्टेंस, जो कि रेजिस्टेंस इस तरीके से डिनोट करते हैं उसको, ये रेजिस्टेंस होता है। तो जब रेजिस्टेंस ऐसे सीरीज में लगे हुए 1 2 3 4 5 ऐसे, ये गिनने नहीं होते हैं, 1 2 ऐसे ऐसे, फिर ऐसे ऐसे ऐसे, तो ये एक रेजिस्टेंस हो गया R1, ये R2 हो गया, ये R3। मान लो हमने कहा 5 ओम का है, ये 6 ओम का है, ये 1 ओम का है, तो टोटल इस वायर में यहाँ से लेकर यहाँ तक कितने कितने ओम का रेजिस्टेंस हो गया, तो 12 ओम का हो गया। कैसे, 5 प्लस 6 प्लस 1, क्यों, क्योंकि सीरीज है, एक साथ यहाँ शुरू किया, यहाँ से चलने में, या जितने में एक साथ मिल जाए वो हमारे सीरीज में। पैरेलल में क्या होते हैं, पैरेलल में कौन होंगे, पैरेलल में ये वाले होंगे, ये हो गया, और इसी के साथ में ऐसे पैरेलल में जोड़ दिया एक और एक ऐसे पैरेलल में जोड़ दिया, ठीक है। ये पैरेलल में हो गए। अगर मान लो हमें हमें ये वाला सॉल्व करना होगा ऐसा कुछ, तो हम क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, हमें क्या करना पड़ेगा यहाँ के लिए। और जब ये आएगा पैरेलल और सीरीज का कॉम्बिनेशन, तो हमको क्या करना पड़ेगा, पहले पैरेलल वाला सॉल्व करना पड़ेगा। इसको सॉल्व करने के लिए जो हमारा होता है आर टोटल जो आता है वो 1/R टोटल इक्वल टू होता है 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 टेस्ट जितने भी आ रहे हैं, ओके। और जब ये तीन सॉल्व हो जाएंगे, लेट से ये 5 ओम का है, ये 10 ओम का है, ये 15 ओम का है, ओके। तो ये कितना हो जाएगा, 3 to 5 6/15 6/30 10 3 जा 5 2 जा 5 6 जा 6 3 9 2 30.11 है ना, 30.11 प्लस ये 1 ओम का ले लो। हम क्या करेंगे, इसको में सॉल्व करने के लिए हम पहले इनका निकालेंगे, तो 1/R टोटल आएगा तो 1/5 प्लस 1/10 प्लस 1/15। सिंपल मैथ है, सिंपल मैथ क्या है, इन सभी को सॉल्व करो। इन सभी को सॉल्व करने के लिए हमें एलसीएम लेना पड़ेगा, जो कि 30 आएगा, 6 और 10 3 जा और ये 15 2 जा, तो ये कितना आ जाएगा 11/30। और ये इक्वल में किसके था, 1/RT के। हमें तो RT निकालना, तो यहाँ से दोनों को इक्वल, यहाँ से कंपेरिजन करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, आर टोटल या आर इक्विवेलेंट हमारा कितना आ जाएगा 30/11। इसको उल्टा कर देंगे, इसको भी उल्टा कर देंगे, इसको ये 30 ऊपर जाएगा, 11 नीचे आ जाएगा, ओके। आर टोटल हमारा कितना आया, ये हमारा 1 ओम का है, तो ये इतना पूरा कितना बना, इतने का, तो ये 1 ओम एक रेजिस्टेंस की तरह बिहेव कर रहा है, किससे 30.11 ओम का। और एक और आगे लगे सीरीज में, वो है 1 ओम का,
उसको अब सॉल्व कर लो। तो हम कैसे सीरीज वाले कैसे सॉल्व करते हैं ऐसे, तो ये कितना हो जाएगा 41/11 ओवरऑल आंसर हमारा आ जाएगा। समझ गए, बस इतना ही था सब कुछ। गॉट इट। आगे चले। हाँ एक चीज और मैं आपको बता दूं, चाहे हमने बताई नहीं ना, यहाँ पर ये हमारा लेंथ था, ये एरिया था, बट ये इसे जिसको रो प्रोनाउंस कर रहे थे हम, ये रो हमारा होता है रजिस्टिविटी। रजिस्टिविटी, ओके, रजिस्टिविटी हर एक मैटर की सेम रहती है, रजिस्टिविटी चेंज नहीं होती। ओके, वो कहते हैं ना इसके अंदर इतनी क्वालिटी है, बट जब ये ऐसे सिचुएशन में आता है तो थोड़ा कम हो जाता है, इस सिचुएशन में अच्छा हो जाता है, बट क्वालिटीज तो है ना, वही रजिस्टिविटी है। समझ गए। अब आगे बढ़े। हाँ तो हम इसको जरा एक मिनट हटा देते सब कुछ को, इतना सब कुछ। तो ये अब क्वेश्चन करने हैं ना। नेक्स्ट टाइम पेज ले नहीं रखे, पेज ले रखे हमने, नीचे ले रखे हैं। आई थिंक नेक्स्ट टाइम पे हम नेक्स्ट टाइम से वहीं पे समझा दिया करेंगे, है ना, उधर रिवीजन में आराम रहेगा। ओके। ओके, और ये पीडीएफ जिसको भी चाहिए, ये पीडीएफ जो है ना, ये क्वेश्चंस वाली पीडीएफ, वो हमने ऑलरेडी पहले ही टेलीग्राम चैनल पर डाल रखी है। तो टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर आप नीचे जाकर क्या कर सकते हो कि एनडीए की जर्नी टेलीग्राम पर जाकर सर्च करोगे, आपको मिल जाएगा चैनल। ओके, वहाँ पर और भी बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हम शेयर करते रहते हैं, जैसे कि हम लोगों के कोई भी अगर इम्पोर्टेंट करंट अफेयर आता है, या फिर कोई भी अच्छा क्वेश्चन हमें लगता है कि हाँ ये मोस्ट प्रोमिनेंट क्वेश्चन है, वो आ सकता है, तो उसको हम शेयर करते रहते हैं। ओके, क्वेश्चन पे आते हैं। ये रहा क्वेश्चन हम लोगों का। क्वेश्चन कहता है लेट अस कंसीडर अ कॉपर वायर। कॉपर वायर है, ओके, रेडियस आर है और लेंथ एल है। तो रेडियस आर है, लेंथ हमारी एल है। ओके, लेट इट्स रेजिस्टेंस बी आर। उसका पहले रेजिस्टेंस क्या था, आर था, ठीक है। इफ द रेडियस ऑफ द अनदर कॉपर वायर, अगली कॉपर वायर है जिसकी हमारी वायर की रेडियस 2r है और लेंथ हाफ हो गई, और हाफ हो गई है, l/2 हो गई। तो बताओ रेजिस्टेंस कितना होगा। तो आप देखो इसने लेंथ और रेडियस के, रेडियस रेडियस बोले तो एरिया, देखो रेडियस ठीक रखी है हमको, याद करो हमारा फॉर्मूला क्या होता होता, रो एल अपॉन ए फॉर एरिया। एरिया किसका होता था, वायर, वायर का क्रॉस सेक्शन। वायर किस तरीके से का दिखता है, इस तरीके का। तो रेडियस हमें चाहिए होगा, सर्कुलर शेप के लिए हमें एरिया निकालना पड़ेगा। इसका एरिया क्या होगा, पाई आर स्क्वायर। पाई सभी के लिए सेम है, तो वेरी क्या करेगा, रेडियस। ओके, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर रखेंगे। तो अगर हम इसका फॉर्मूला ऐसा लिखते हैं, रो एल अपॉन पाई आर स्क्वायर, तो कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत है, हर एक में सेम रहेगा, है ना। आप सोचो पहले वाले का एरिया यही था नॉर्मल, आर लेंथ ये था, एरिया की जगह हमने एरिया, इसको हम एरिया की जगह इसको हटाएंगे और क्या लिख देंगे यहाँ पर, पाई आर स्क्वायर। अब एक और दूसरा वायर है जिसकी हमारे क्या रजिस्टिविटी सेम है, कॉपर वायर है ना, कॉपर वायर है ना, रजिस्टिविटी सेम होगी, हमने बताया था। कॉपर वायर की रजिस्टिविटी सभी की सेम होगी, ठीक है। रेजिस्टेंस चेंज हो जाएगा, क्यों, क्योंकि लेंथ और एरिया चेंज हो रहा है। ओके, तो लेंथ कितनी है, l/2 है। वायर की क्रॉस सेक्शन वायर की रेडियस कितनी है, पाई 2r, तो हमें क्या रखना पड़ेगा, 2r का स्क्वायर। अब इसको थोड़ा सा हम सॉल्व कर लेते हैं। तो l/2 इंटू 2 2 जा 4 पाई आर स्क्वायर। अगर इसको थोड़ा सा और सही लिखो तो हम क्या ऐसे लिख सकते हैं, रो एल वाई ए 1/4 2 जा 8, ये क्या ऐसे लिख सकते हैं हम इसको। तो ये क्या हमारा आ गया, पहले वाला रेजिस्टेंस आर जो पहले वायर का था, तो हमारा क्या हो जाएगा, r/8 हो गया। तो r/8 हमारा सही हो गया, बस। समझ गए, कितना सिंपल था। हम आर डी ही तो निकाल रहे थे अभी तक। तो उसने पूछा था ना, देन द रेजिस्टेंस ऑफ दिस वायर, इस वायर का रेजिस्टेंस आर डैश था, उसको कितना आ गया, पहले वाले वायर के रेजिस्टेंस का बहुत ही कम हो गया। क्यों कम हो गया, क्योंकि उसने क्रॉस सेक्शन एरिया बढ़ा दिया और लेंथ घटा दी। यही बात हमने अभी बोली थी, लेंथ लंबी नहीं करोगे रेजिस्टेंस बढ़ेगा नहीं, लेंथ लंबी होती रेजिस्टेंस बढ़ जाता था। एरिया बढ़ा दोगे, रेडियस बढ़ा दी, एरिया बढ़ा दिया, तो ज्यादा करंट जा पाएगा, मतलब रेजिस्टेंस कम हो पाएगा। गॉट इट। आगे करें, चलो अगला करते हैं, ये हटाते जाते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोगों का है, कंसीडर द फॉलोइंग। ओके ओके, अच्छा ये वाला देखो अभी हमने करके बताया था, यहाँ पर हमने 5 माना था, यहाँ पर 10, यहाँ पर 15।
उसने 248 ले लिया। तो आई होप कि आप लोग ये क्वेश्चन कर पाओगे, या ट्राई करो, हम भी उसको करते हैं। ओके, आप लोग हमें ट्राई करके दो जरा, आंसर कितना आएगा। तो हम अपने ट्राई करते हैं। अब देखो ज्यादा सोचने वाली बात नहीं है, सोचने वाली बात क्यों नहीं, क्यों सोचो, हम क्यों कह रहे हैं ऐसी बात, सोचने वाली बात क्यों नहीं है, समझो बेटा। हम इसलिए कह रहे हैं सोचने वाली बात नहीं है कि हम इसको लिखेंगे 1/2, 1/4। अब देखो कॉन्सेप्ट वाला तरीका ना लगा देना कि भैया भैया जी हमें भी ऐसा करना है कि हम ऐसे ऐसे कर लेंगे, ऐसे वैसे कुछ नहीं, डायरेक्ट अपना फॉर्मूला लगाओ। यहाँ पर लिखो 4, यहाँ पर लिखो 2, यहाँ पर लिखो 1, और 42617/8, और उसके बाद इसको उल्टा करेंगे, देन 8/7 प्लस 1 लिखेंगे तो 7 15/7, 15/7 ऑप्शन बी है। 15/8 भी लिखा, अगर उल्टा ना करते यहाँ पर तो आंसर ये सही होता, जो कि गलत हो जाता आंसर, समझे। तो क्योंकि हमारा ये किसके इक्वल है, 1/r टोटल के इक्वल है। अब ये 1 कहाँ से आ गया, ये 1 यहाँ पर जो ऐड किया हमने, ये हमने ऐड किया, तो वहां पर पहले लिख लिया था हमने। गॉट इट, समझ गए, आगे बढ़े। चलो बढ़ गए, आप लोग कह रहे हो इतना, कह रहे हो कि मानते नहीं किसी बात। देखो अब याद करो जरा, कल हमने ये वाला क्वेश्चन कराया था कुछ, ये वाला क्वेश्चन देखो, ये वाला सेम ऐसे ये है। देखो इसने रेजिस्टेंस वाले में पूछ दिया है, रिलेशन हमें आता है, हमें आता है क्या रिलेशन होता है, रिलेशन ये होता है कि रिलेशनशिप में आना नहीं चाहिए। अरे ये मतलब मेरा ये वाला रिलेशन, ओके, ये वाला रिलेशन, ये वाला, ओके, रिलेशन 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 रिलेशन, तीन चीजों के बीच में रिलेशन ये होता है। तो रेजिस्टेंस के बारे में पूछा गया उसने, तो रेजिस्टेंस किसका ज्यादा होगा, जिसका वोल्टेज ज्यादा होगा और करंट कम होगा। देखो करंट किसका सबसे कम है, तो यहाँ पर करंट 1 होगा, यहाँ पर करंट 2 होगा यूनिट, 3 यूनिट, 4 यूनिट पर। अपनी मर्जी बना रहे, हमने अपनी मर्जी बना, कोई दिक्कत नहीं। जब उसने पैरामीटर नहीं दे रखे तो हम अपनी मर्जी नहीं बनाएंगे क्या, मैंने बना लिया अनुमानित अनुमानित। हम देख रहे कौन ज्यादा है, हमें तो दिख रहा है कि कौन ज्यादा है, बट आपको नहीं दिख रहा होगा ना, इसलिए हम दिखा रहे हैं। तो करंट किसमें सबसे कम, यहाँ पर करंट इसमें सबसे कम है, और वोल्टेज में सबसे ज्यादा। देखो ये वोल्टेज यहाँ पर आया, ये वाला यहाँ आया, और ये सबसे ज्यादा। तो रेजिस्टेंस सबसे ज्यादा किसका हो गया, R2 का, R2 सबसे ज्यादा हो गया। अब R3 आ जाएगा क्योंकि इसका करंट सबसे कम है, और उसके बाद सबसे कम नहीं मतलब सेकंड नंबर पे कम है। इसका करंट कितना 3 है, इसका करंट 5 यूनिट पे जा रहा है, 5 एम्पियर पे। तो R2 से स्टार्ट होना चाहिए था, R2 देन R3 यार, R2 देन, अच्छा उल्टा लिख दिया, बहुत होशियार हो रहे हो, बहुत होशियार हो रहे हो यूपीएससी बाबा। गॉट इट, आगे चलें, अगला क्वेश्चन। अब ये वाला क्वेश्चन भी हमें करना पड़ेगा, चलो भाई कर देते हैं। क्या लिखा है इसने क्वेश्चन में, उसने कहा है, हमने क्या कहा, पहले पैरेलल वाले को सॉल्व करोगे, पहले पैरेलल वाले को सॉल्व करो, तो इनको सॉल्व कर लो। इसकी कितना दिया है, 1 आर दिया ना, तो आर सॉल्व कर लो। 1/r प्लस 1/r कितना हो गया, 2/r। इसको उल्टा करना पड़े क्योंकि यहाँ पर कितना लिखा होगा, 1/r इक्विवेलेंट। तो इसको जब r इक्विवेलेंट हमारा इन दोनों कितना आ गया, r/2। तो हम इन दोनों को हटाकर हम क्या कर सकते हैं, हमारा देखना, हम क्या कर सकते हैं, हम इन सबको हटा के, इन सबको ऐसे ऐसे हटा के, चिला बुदैया बना के, चिला बुदैया बोल जानते हो, पूरा गड़बड़ गड़बड़ कर देना, ठीक है। चिला बुदैया बना के हम यहाँ पर एक वो कर सकते हैं। अब कहोगे इतना सब कुछ करने की क्या जरूरत है, जरूरत ये है जस्ट हम आपको समझाने के लिए कर रहे हैं, और कुछ ना। R/2 लिख सकते हैं इसको, इस वाले का। अब ये और ये देखो सीरीज में हो गए, अब इनको सॉल्व कर लो। सीरीज वाले को कैसे सॉल्व करोगे, +r कर दो इसमें, क्योंकि वो डायरेक्ट ऐड हो जाते हैं, हमने बताया था। तो 3/3r/2 हो जाएगा, ठीक है। आप दिमाग लगाओ, ये फिर से चिल्ला बुदैया यहाँ पर हो जाएगा सॉरी, चिल्ला बुदैया बोले तो यहाँ का r भी हट जाएगा, और ये वाला r भी हट जाएगा। हम चिल्ला बुदैया कर देते, एक से रुकना, समझाने के लिए कर रहे हैं भाई, ओके। तो यहाँ पर सिर्फ एक रेजिस्टेंस अब है, वो रेजिस्टेंस कौन सा है, वो रेजिस्टेंस हम लोगों का है, आप ऐसे ऐसे कोई एक रेजिस्टेंस लगाए, कौन सा, 3r/2 का, वो है ना, ओके। अब ये दोनों, ये और ये वाला पैरेलल में हो गए, तो इनको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, सिंपल अपना फॉर्मूला, 1/r1/1 प्लस 1/r2। तो 1r इक्विवेलेंट इनका कैसे आएगा, 1/3r/2, जो नीचे था इसको ऊपर भेज देंगे, तो हम नीचे ना लिखकर सीधे ऊपर लिख देंगे, क्योंकि ये तो बेसिक है बहुत सारा, है ना, बेसिक मैथ है।
प्लस 1/r नीचे वाला। इसको बस एलसीएम कितना हो जाएगा, एलसीएम हमारे पास हो जाएगा 3r, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3, यहाँ पर 5/3r। अब चूंकि ये 1/r इक्विवेलेंट होता है, ये गलती ना करना। देखो हम इसलिए रखते हैं क्योंकि हमें याद रहेगा कि हम आखिरी में उल्टा कर लेंगे, बट आप ये गलती ना करना। पेपर में आंसर दोनों दिए होंगे, 5/3r भी दिया होगा, 3/5r भी दिया होगा। ऑल्दो इसमें नहीं दिया, वो इन लोगों की गलती है, क्योंकि अब पेपर ऑप्शन पे खेलेगा, क्योंकि आप उसको और कुछ नया नहीं बना सकते हैं। ओके, नया बनाने के लिए, कठिन करने के लिए ऑप्शन से ही खेलेंगे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली रिप्रेजेंट द एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी वो रो था ना, रो L/A वाला, जो हम लोगों का रेजिस्टेंस था, इसकी यूनिट अगर किसी की भी यूनिट निकालनी है तो उससे रिलेटेड कोई भी एक फॉर्मूला याद कर लो। हमने एक फॉर्मूला याद कर लिया जिसमें वो है, यहाँ पर रो की वैल्यू है, रेजिस्टिविटी है। आप क्या करो, रेजिस्टिविटी को एक तरफ कर लो, बाकी सबको एक तरफ। तो इसको एक तरफ रखना है, तो रेजिस्टेंस यहाँ पर था, इसको हटाओगे, यहाँ पर नीचे डिवाइड में ऊपर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये ऊपर मल्टीप्लाई में नीचे आकर डिवाइड में हो जाएगा, बस फॉर्मूला लिख लो। ये रो है, रेजिस्टेंस है, इसका ओम हो गया। इसका एरिया का क्या यूनिट होता है, मीटर स्क्वायर, लेंथ की मीटर, मीटर स्क्वायर, मीटर से मीटर स्क्वायर गया तो ओम मीटर बच गया, ओम से मीटर, ओम मीटर। उसने पूछा एसआई, दिमाग लगना, एसआई में मीटर चलता ना कि सेंटीमीटर। हाँ, गलती ना कर देना बाबू, बहुत नंबर कट जाए, हम नहीं जानते। ओके, आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। सेम तरीके के क्वेश्चन, और सेम तरीके के क्वेश्चन तो हम लोग सेम तरीके के सॉल्व भी कर लेंगे उनको। क्या टू रजिस्टर्स R1 and R2 are arranged in parallel combination, पैरेलल में है, ओके, एंड क्लोज सर्किट made same material and same thickness if the length of R1 is twice length of R1 is twice the length of R2 की length twice the R1, then total resistance are satisfied। ओके ओके, कोई बात नहीं। टोटल रेजिस्टेंस हमारा कितना है, R है, ठीक है। हमें R इक्विवेलेंट निकालना है, R टोटल या फिर R इक्विवेलेंट एक ही बात, हम ऊपर बोलते आ रहे हैं अभी तक। हमें निकालना है, पैरेलल की बात की तो हमें ऐसे लिखना पड़ेगा R इक्विवेलेंट, ठीक है। पहला क्या है, ये है, ओके। अब दिमाग लगाओ, उसने क्या कहा, लेंथ ऑफ R1 की लेंथ जो है, सॉरी R2 की लेंथ ट्वाइस है R1 की, तो हम क्या लिख सकते हैं, R2 जो है वो ट्वाइस है R1 का, ठीक है। तो R2 की जगह 2R1 लिख दे, बिल्कुल लिख दो भैया जी, ठीक है। और प्लस एक और रेजिस्टेंस था R1 वाला, अब इनको ऐड कर लो, 2R1 इनका एलसीएम हो गया, इधर न लिखे, इधर लिख ले हम, भैया जी इधर देखो, इनका एलसीएम 2R1 हो गया, एक मिनट, वही चाह रही ना, ओके सॉरी, थोड़ी सी तबीयत अच्छी है मेरी। ओके, यहाँ पर +1, यहाँ पर 2, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3/2R1। अब देखो ये उल्टा था, यहाँ पर इसको उल्टा कर दो, वहां पर सीधा हो जाएगा 2R1/3। यहाँ पर भी हम इसको 1 को हटा देते हैं, हम कह देंगे नहीं नहीं नहीं, ऐसी बात थोड़ी ना बनेगी भैया जी। अब देखो, अगर हम इसको सही से लिखने की कोशिश करें तो ऐसा कुछ लिख गया है ये, R इक्विवेलेंट इक्वल टू 2R1/3, 3 को इधर भेज दो, तो 3R इक्वल टू 2R1, पहले ऑप्शन सेटिस्फाई हो गया। अब याद रखना ये R2 नहीं है। अब कुछ लोग कह रहे होंगे कि क्या R2 वाला ऑप्शन से सेटिस्फाई हो सकता था, आप R2 को लेते, आप क्या करते, R1 की जगह पर R2/2 रख सकते थे, बिल्कुल रख सकते थे, बट उसका ऑप्शन कहीं दिए ही नहीं होगा, कहीं दिए ही नहीं होगा। आप ट्राई करके देखना, ओके, अगर कोई ऑप्शन मैच कर देना तो हमें बताना आप कमेंट में, हो गए नहीं, क्योंकि R2 का ऐसा कोई ऑप्शन ही नहीं बना, 2 ऑप्शन बनाए बट वो वाहियात हमें कुछ दिखाई दे रहे हैं यहाँ से दूर से। ये तो होने से रहा, ये 3 आएगा नहीं ऊपर, 2 ऊपर जाएगा, और 2 तो कितना हो जाएगा, 3/R2 हो जाएगा, है ना। तो 3/R2 इक्वल R इक्विवेलेंट, इसको उल्टा करो तो R इक्विवेलेंट इक्वल टू R2/3, तो 3 सर आएगा, R2 के साथ में कोई वो नंबर नहीं रहेगा, बस गलत हो गया, ठीक है। तो ये दोनों गलत हो गए, गॉट इट। इसमें अगर 2 ना होता तो इसे हो जाता। चलो अगले वाले क्वेश्चन पे आते हैं, जहाँ टाइम नहीं वेस्ट करते। 3 इक्वल रजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल, ओके। कॉन्फ़िगरेशन इन इक्वल इंपॉर्टेंट चीज है, कॉन्फ़िगरेशन इलेक्ट्रिकल सर्किट, टोटल रेजिस्टेंस इन अ सर्किट बिकम्स, ओके।
पैरेलल में है, ठीक है। 1/r इक्विवेलेंट लगाएंगे क्वेश्चन में, 1/r प्लस 1/r प्लस 1/r। आपको आर आर क्यों ले रहे, 5 ले लो, 10 ले लो भैया, आपका जो मन करे वो ले लो। फेवरेट नंबर 18 है, ले लो, कोई दिक्कत नहीं। बस 1/18 1/18 कर देना। हमने क्या किया भैया, नीचे सेम ही रहेगा, आर एलसीएम 1 1 1 2 3 हो गया। तो 1/r इक्विवेलेंट क्या आ गया, ये आर इक्विवेलेंट हमें निकालना है, तो क्या हो जाएगा r/3। तो क्या ओरिजिनल रजिस्टर हमारा 3r था, उसका क्या हो गया 1/3 हो गया, तो 1/3 ऑफ द इंडिविजुअल रजिस्टर, सही हो गया। खत्म खत्म खत्म। ओके, ऑप्शन नंबर ए सही। अगले पे चले भैया जी, आप कहोगे तभी बढ़ेंगे हम, ऐसा हम नहीं कहेंगे, ये इंपॉर्टेंट है आई नो, इसलिए हम आपसे नहीं पूछेंगे। ओके, क्या है इसमें, टू इक्वल रजिस्टर, ये अच्छा क्वेश्चन हमें दिख रहा है अभी तक। क्या है, टू इक्वल रजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल, ओके, एंड अ बैटरी ऑफ 12 वोल्ट इज कनेक्टेड। अब दिमाग लगाओ, यहाँ पर इक्वल रजिस्टर्स की बात कर दी पैरेलल में, तो इनको सॉल्व करके हम क्या लिख देंगे, इनको हटाएंगे तो r/2 लिख देंगे, ठीक है। हम सॉल्व कर लिए, आप करके देखना। ओके, एंड बैटरी ऑफ 12 वोल्ट इज कनेक्टेड अक्रॉस द दिस कॉम्बिनेशन, अ डीसी करंट ऑफ 100 मिली एम्पियर। मिली एम्पियर को हटाना पड़ेगा, यहाँ पर क्या लिखना है 0.1 एम्पियर। ओके, थ्रो द सर्किट एस ऑन, देन द वैल्यू ऑफ आर। ओके, आर की वैल्यू निकालनी है, बहुत इजी वैल्यू है, समझो। हमने क्या कहा, V = IR होता है, बिल्कुल सही बात। 112 वोल्ट हमने लिखा, ठीक है। आई की वैल्यू को 0.1 एम्पियर है, ठीक है। ऐसा यूनिट में सबको रखना पड़ेगा, और r/2 कर देंगे, ठीक है। ये हटाएंगे, नीचे 10 लगाएंगे, 20 करेंगे, 20 इंटू ये जो होता है 240 आंसर आ जाएगा। कैलकुलेशन है भैया जी, कैलकुलेशन, सोचो 10 2 जा 20, 12 इंटू 20, इधर आर बचा 12 2 जा 24, 0 का 0, और आर के ऐसा यूनिट क्या होती है, ओम। अब एक लोग आप लोग ये गलती करोगे, आपका आंसर जो आएगा वो 24 से थोड़ा सा 2.4 आए, या फिर 2.4 आएगा, हाँ 2.4 आएगा आपका आंसर, है ना, या फिर 0.24 आएगा, या फिर 2400 किसी का आएगा। वो इसलिए आए क्योंकि आप इसको चेंज नहीं कर रहे होगे, ठीक है, कुछ ना कुछ गलतियां कर रहे होगे। तो याद रखना, जब एसआई यूनिट की बात की गई हो, एसआई यूनिट की जो सभी जगह बात की गई, तो आपको हर यूनिट को एसआई यूनिट में चेंज करना है। एसआई यूनिट हमने ऊपर बता दी थी, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन पे आते हैं। एंड ये तो 2022 में आया है, पता हमें पेपर याद हो गया 1 वाला, पता पेपर का कलर देख के हम पहचान लेते कि ये 2022 में आया हुआ, ये 2020 में आया है कोविड वाला, या फिर 2019 में या बाद में आया। चलो उसको छोड़ते हैं, इसको आते हैं। भाई इलेक्ट्रिक वायर रेजिस्टेंस 550 ओम इज कनेक्ट 5 इक्वल पार्ट में। तो 5 इक्वल पार्ट में मतलब 10 10 10 10 और 10। ईमानदारी बात होता है, देखो अगर ऑल्दो कोई नहीं बताएगा, बट हम बता देते, ये क्वेश्चन हमने गलत किया था। आई जितना हमें याद है, जहाँ तक हमें याद है, हमने जैसा पेपर सॉल्व किया था वैसे उस हिसाब से, हमारा सबसे पहला इंडिया एग्जाम था। और पता नहीं हमने ये कैसे गलत कर दिया, हो सकता ना जल्दी जल्दी में हो जाती गलतियां, वैसी वाली गलतियां हो गई थी, हमने शायद सही पढ़ा नहीं होगा। दीज वायर्स पहले तो तोड़ा है, तो 10 10 इक्वल पार्ट में हो गए, 10 ओम 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 10 ओम, क्या नाम सकता 10 ओम 10 ओम 10 ओम 10 ओम। ओके, इनको क्या किया है, फिर पैरेलल में कनेक्ट किया है, तो पैरेलल में कनेक्ट कर दो भाई, 1/10 इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऐसे तो निकालोगे। भाई कोई कह नहीं रहा कमेंट में कि भाई ये क्या कर रहा है, भाई अब क्या कर रहा है, भाई मैं कहाँ आ गया। एलसीएम कितना हो जाएगा 10, ऊपर क्या 1 2 3 4 5, 5.10 बोले तो 1/2, 1/2 को उल्टा करोगे 2 ओम आ गया। उल्टा क्यों करो, क्योंकि यहाँ पर 1/r इक्विवेलेंट था, यहाँ पर 1/r इक्विवेलेंट था, r इक्विवेलेंट हमें यहाँ से उल्टा करना पड़ेगा, तो 2 आ जाएगा। गॉट इट, समझ गए। ये वाला कराते हैं, ये वाला भी सेम है क्वेश्चन, ये वाला भी डिट्टो सेम है, डिट्टो कॉपी पेस्ट मारा है रे यूपीएससी ने। इसमें 20 की बात कर दी, 20 को 2 इक्वल पार्ट में करोगे तो 1/10 हो जाएगा। कहोगे 1/10 क्यों कर दिया, क्योंकि उसने पैरेलल में कनेक्ट कर दिया इनको तोड़ के, पहले तोड़ा, पहले तो 20 ओम को तोड़ा, ये 20 ओम को 10 10 में तोड़ा, फिर इसको किस में लगा दिया, पैरेलल में लगा दिया। उसका आर इक्विवेलेंट पूछ रहा है,
आर इक्विवेलेंट के लिए हम क्या करेंगे 10 2/10 1/5 5 आंसर आ गया खत्म। ये इसका कैलकुलेशन तो कर लिया होगा ना। अरे समझो यार कितना तो सरल है, सरल है, सरल है। 1/5 देखो वैसे भी मेरी राइटिंग अच्छी है, आप लोग मुझसे लिखा रहे हो ज्यादा है, हैं? हैं? Got it? समझ गए रे बाबा। पता नहीं हमें दूसरे का एक्सेंट उठाने में बड़ा मजा आता है, जबकि हमारा खुद का एक्सेंट अच्छा है नॉर्थ इंडियन में। और सबसे अच्छा एक्सेंट हमें लगता है ब्रजवासियों का। आहा, मारी लाडली, नहीं मारी लाडलू जी, रामाजू, राधा रानी। यार हमने जगह रखी तो थी इधर पे, खाम खाम उसको डिलीट कर दिया। राधा रानी लागे। ओके, अब आ चुके हम लोग और क्वेश्चंस पे। तो क्वेश्चंस को कम नहीं रखेंगे, ठीक है ठीक है ओके। थोड़ी चीजें हमें बतानी पड़ेगी हमको, चलो वहीं पर जिस क्वेश्चन में आएंगे वहां पर बता देंगे आगे। ठीक है, आगे जगह हमने छोड़ी तो वहां पर हम समझा देंगे। एकदम समझा दें क्या? देख लें क्या क्या चीज हमें समझानी है। ये हो गया, ठीक है, ये हो गया। देखो समझो, करंट के कुछ फॉर्मूले हमने बताए थे, आई इक्वल टू वी अपॉन आर हो गया। यहीं पर एक फॉर्मूला होता है आई इक्वल टू क्यू टी। रुकना, ठीक है ओके, ठीक है, कितना हो गया। अच्छा, तो ये फॉर्मूला भी यूज होता है। एक आई इक्वल टू एन ई भी होता है, आई इक्वल टू एन नहीं, क्यू इक्वल टू एन ई में थोड़ा क्यू अपॉन टी होता है शायद, आई टी क्यू इक्वल टू आई टी। हाँ हाँ ठीक ठीक ठीक, उल्टा बोल दे, तभी तो हम देख रहे थे ना उधर। क्यू इक्वल टू आई इक्वल टू क्यू अपॉन टी होता है। करंट की डेफिनेशन ये होती है चार्ज पर यूनिट टाइम, चार्ज पर यूनिट टाइम। आप कहोगे चार्ज पर यूनिट टाइम का मतलब, देखो समझो, एक नॉर्मल वायर से कितने कितने चार्ज, देखो चार्ज भी यहाँ पर स्पेसिफिक है इलेक्ट्रॉन, क्योंकि जो करंट होता है वो हम लोगों के हिसाब से, अभी तक के हिसाब से करंट जो होता है वो चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन की, इलेक्ट्रॉन कितने पास होंगे एक सेकेंड में या फिर एक मिनट में। वो यूनिट टाइम का मतलब है जो भी आप ऐसा यूनिट लेना चाहें टाइम की, वैसे सेकेंड होती है, जितने भी इलेक्ट्रॉन पास होंगे वही हमारी यूनिट, हमारी करंट की डेफिनेशन हो जाती है, वही हम लोगों को करंट होता है। अगर इलेक्ट्रॉन इधर चलता है तो करंट हमारा इधर की तरफ फ्लो होता है अपने आप बन के। ओके चलो, ओके ठीक। क्यू इक्वल टू एन भी फॉर्मूला होता है। एन क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखो चार्ज हमने बताया ना, तो स्पेसिफिकली चार्ज हम इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं। और ई फॉर इलेक्ट्रॉन है, जिसकी वैल्यू क्या होती है 1.6 × 19 कूलाम, क्योंकि ये भी चार्ज है। और चार्ज की यूनिट क्या होती है, कूलाम। ओके कूलाम, ओके ठीक है। आप देखो कुछ हम लोगों के यहाँ पर पावर की वैल्यू आ जाती है। पावर बोले तो, पावर बोले तो पावर का मतलब होता है वर्क अपॉन टाइम, वर्क अपॉन टाइम, ठीक है। अच्छा समझ गए हो, ठीक है। एक पावर का, ये पावर है यूनिवर्सल वाला, यूनिवर्सल का मतलब है हर जगह पर ये पावर का फॉर्मूला यूज होगा। बट जो इलेक्ट्रिसिटी में पावर का यूज होता है, वैसे हम इसको कनेक्ट कर सकते हैं, बता सकते हैं, बट हम इतना टाइम नहीं भी लगाना चाह रहे हैं। तो पावर का फॉर्मूला हम लोगों को होता है, एक मिनट रुकना, ठीक है ठीक है ओके। तो पावर का हम लोगों का फॉर्मूला होता है वी आई, यही फॉर्मूला होता है हम लोगों का वी स्क्वायर अपॉन आर, और यही फॉर्मूला हम लोगों का होता है क्या, आई स्क्वायर आर। ठीक, ये तीन फॉर्मूले हम लोगों को पावर के होते हैं। कैसे समझो, पावर का मतलब क्या होता है, वर्क अपॉन टाइम। वर्क का मतलब होता है हीट, हीट का फॉर्मूला होता है हम लोगों का वी आई टी। वी आई तो हमारी क्या हो गई, वी हमारा आई हमारा ये हो गया आर, है ना, नहीं आर कहाँ से, ठीक है। हाँ उसको भी दिमाग में ना लाओ कहाँ से आया, ठीक है। तो इसको समझाने जाएंगे ना तो टाइम हम लोगों का खोटी होगा और कुछ। तो जहाँ पर अभी वर्क की या फिर हीट के फॉर्मूले आएंगे, हीट के फॉर्मूला यहाँ पर पूछा गया है क्या कहीं पे, बता ही देना चाहिए आई थिंक हमको। हटो हम सब कुछ बताते हैं, सुनो। अब देखो सबसे पहले हम बताए थे हीट, हीट क्या होती है, देखो समझो। जब हम लोगों का करंट, किसी भी करंट हम लोगों का
किसी वायर से निकलता है ना तो रेजिस्टेंस उसको झेलनी पड़ती मतलब रेजिस्टेंस से अपोजिशन उसको झेलना पड़ता है। तो वहां पर क्या होता है, ओवरऑल करंट भी तो एक हमारा इन लोगों की एनर्जी है। अब वो लड़ाई हो रही तो एनर्जी, लड़ाई होगी उनके बीच में, टकराव होगा। ऐसे ऐसे इधर से आ रहा है और ये इधर से आ रहा था, तो इसके बीच में टकराव हो गया, लड़ाई हुई। वो कभी कभी ड्रिफ्ट भी होगा, तो उसकी वजह से क्या होता है, करंट जो हम लोग एनर्जी है ओवरऑल, वो हीट के फॉर्म में रिड्यूस होने लगती है, हीट के फॉर्म में रिड्यूस होने लगती है। और उसी को हम लोग कह देते हैं, उसी हीट को हम लोग कहने लगते हैं हाँ, किसी जब इलेक्ट्रिसिटी की बात करते हैं तो हीट कह देते हैं, और जब हम लोग अपने नॉर्मल डे लाइफ की बात करते हैं उसी को वर्क कर देते हैं। और इस हीट का फॉर्मूला होता है वी आई टी, वी फॉर वोल्टेज, आई फॉर, हाँ आई फॉर क्या होता है हम लोगों का, है करंट, टी फॉर टाइम। और यहीं पर अगर हम वी की जगह आई आर रख दे तो हमारा फॉर्मूला बन जाएगा आई स्क्वायर आर टी। और जब हम यहीं वी आई की जगह वी अपॉन आर रख दे तो यहाँ पर फॉर्मूला बन जाएगा वी स्क्वायर अपॉन टी। ठीक है, अब दिमाग लगाओ, अगर हमें पावर निकालना तो वर्क का फॉर्मूला यहाँ पर रखना पड़ेगा। वर्क का फॉर्मूला हमने रखा वी आई टी अपॉन, नीचे एक टाइम था, टाइम से टाइम कट गया तो पावर का फॉर्मूला वी आई बना। ऐसे इनकी जगह टी टी हटा दोगे तो आई स्क्वायर आर और वी स्क्वायर अपॉन आर आ जाता है। ठीक है, समझ गए, कोई कठिन नहीं, कठिन अभी तक कठिन नहीं, कठिन। ठीक है, हाँ लो, ठीक है। अगर आपको ये पूरा चैप्टर अच्छे समझना है तो हम फिर से कहा है, आई बटन पे हमने पीछे भी दे दिया था, यहाँ पर भी आपको दे दे रहे हैं, देख लो एक बार। बहुत अच्छे क्वेश्चन आते हैं, बट हाँ सिंपल होते हैं क्वेश्चन, इसलिए कह रहे समझाने लायक हैं आपको। ठीक है, बहुत मजेदार चैप्टर है। हम हमारा खुद ही मन नहीं मानता है कि हमें थोड़े समझा के चले। अरे भाई, ओके, तो क्वेश्चन पे आते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते हम लोग, क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन हम लोगों का पहले दे रखा है, current of 1 ampere is a current of 1 ampere is drawn by the filament of electric bulb 10 minutes, the amount of the, हमसे पूछा चार्ज पूछा है Q इक्वल टू। अच्छा, बहुत सारे लोगों ने एक चीज डाउट करते हैं कि न्यूमेरिकल नहीं बनते हैं, जैसे कि हमारे बहुत सारे दोस्त हैं, डार्लिंग्स वगैरह हैं, हम लोगों की बात कर रहे हैं, ओके। हाँ, तो दोस्त वगैरह कहते हैं ना कि हम न्यूमेरिकल नहीं बनते, उसके लिए, जो न्यूमेरिकल के लिए समझे, आपके कैलकुलेशन स्ट्रांग है तो न्यूमेरिकल आपके फास्ट होंगे, अच्छी है तो सही होंगे, फास्ट होंगे। बट इसमें फास्ट की कोई जरूरत नहीं है, पर सही होने की जरूरत है। तो आपको कैलकुलेशन अच्छी करनी चाहिए अपनी, नहीं भी करोगे तो फिर दिक्कत होगी, है ना। अच्छा, हमें यहाँ पर देखो क्या पूछा है, क्यू, चार्ज की वैल्यू पूछी तो क्यू पूछा है, दिया क्या गया करंट, तो हम यहाँ पर आई इक्वल टू 1 एम्पियर लिख लेंगे। क्या दिया गया टाइम, टाइम क्या दिया है 10 मिनट्स। अब दिमाग लगाओ जरा, हमें इन तीन चीजों से यूज करके क्या कोई फॉर्मूला याद आता है? हमने हमने कहा याद आता है, क्यों नहीं याद आता है? क्यू इक्वल टू आई टी या फिर आई इक्वल टू क्यू अपॉन टी, दोनों एक ही बात है। ठीक है, तो हमें निकालना क्या है, चार्ज, तो क्यू इक्वल टू आई टी लगा देंगे, हम बिल्कुल लगा देंगे, आई है हमारे पास, है टाइम है। बट एक चीज यहाँ पर दिमाग लगाओ, कूलाम, सी 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 फॉर कूलाम, चार्ज नहीं है, सी फॉर कूलाम है। ओके, कूलाम ऐसा यूनिट, एम्पियर ऐसा यूनिट का, टाइम मिनट ऐसा यूनिट होती नहीं होती, तो इसको कितना चेंज करना पड़ेगा, ऐसा यूनिट में क्या होती है, सेकंड। सेकंड चेंज करने के लिए 60 से मल्टीप्लाई करो तो 600 सेकंड हो जाएंगे। आंसर निकाल दो, क्यू इक्वल टू आई टी, आई की वैल्यू है 10 नहीं 1 एम्पियर, और ये 60, और कूलाम तो 600 है ना, हाँ तो 600, ठीक है, तो 600 कूलाम आंसर आ गया, खत्म, समझ गए। ओके, अब आगे समझो, देखो ना, अभी हमने आपको समझा के आए कि इलेक्ट्रिक पावर की कौन सा, अच्छा इसमें पूछा इलेक्ट्रिक पावर को कौन सा डिनोट नहीं करता है, तो कौन सा फॉर्मूला नहीं था, 3 फॉर्मूले हमने बताए थे, आई स्क्वायर आर था, आई आर स्क्वायर नहीं था, वी था, वी आई था, वी स्क्वायर आर था। तो ये, अरे ये मतलब ये नहीं, ऑप्शन हम लोगों का सही ये हो जाएगा। ठीक है, ये वाला ऑप्शन ये भी होता है। ठीक है, वी स्क्वायर आर भी होता है, वी स्क्वायर अपॉन आर होता है, आई स्क्वायर आर होता है, वी आई होता है। ठीक, 3 फॉर्मूला होता है, इसी में टी टी लगा दोगे तो ये वर्क हो जाएगा या फिर हीट हो जाएगी। ठीक है, अब फ्यूज वायर मस्ट भी, अब फ्यूज वायर के बारे में समझो। तो फ्यूज वायर क्या होता है, हमें याद है आज के 6-7 साल पहले पापा अक्सर ये कहते थे, जब लाइट की समस्या होती थी, है ना, तो पापा कहते थे कि इस लाइट की समस्या होती थी कि लाइट कम ज्यादा होती थी, तो पापा घर में अक्सर कर कहते थे कि जब भी लाइट हमारे घर की जाए तो पापा कहते थे देखो फ्यूज तो नहीं गया, ऐसे बोलते थे हमारे, बोलते फ्यूज तो ना उड़ गया है, तो फ्यूज उड़ गया तो हमें लगता था फ्यूज का मतलब क्या होता है, कुछ मतलब क्या समझ में आता, कुछ नहीं। हम फिर हमें जब देखते थे तो उसमें एक वायर ऐसा लगा होता था, ऐसे तो यहाँ पर इंसुलेटर टाइप के लगे होते थे, ऊपर से ऐसे हैंडल टाइप का होता था, उसमें फ्यूज टाइप वायर लगा होता।
हम कई बार हमने पूछने भी कुछ पापन का कुछ नहीं इस ये पर, हाँ ये बताते थे कि हाँ ये वायर बहुत अच्छा होता है, अच्छा वायर होता है। हमने कहा, अच्छा भैया अच्छा वायर होता है, ठीक है कोई बात नहीं, ओके। बट फिर धीरे धीरे जब और पढ़े फिर जब 10th में आए तो फ्यूज वायर के बारे में तब नहीं बताया गया था, बट हमने फ्यूज वर्ड पढ़ा था रिप्रोडक्शन चैप्टर में। फ्यूज मतलब मिलने का मतलब होता है, फ्यूजन का मतलब एक होता है मिलना भी। तो हमने कहा वो फ्यूज वायर ये फ्यूजन, फिर क्योंकि तब इतनी समझ नहीं थी तो तब भी कंफ्यूजन बनी है। पर धीरे धीरे जब कंफ्यूजन दूर हुई कब, जब चीजें आपके हाथ में आ जाए, मोबाइल वगैरह आ गया ना हाथ में, तो फिर चीजें उत्सुकता से यूट्यूब वगैरह है उससे देख लेते हैं, अभी भी समझ जाते हैं, क्लियर कर लेते हैं, और जब भी तब भी क्लियर कर लेते थे। अच्छा हम अपनी कहानी क्यों बता रहे, क्योंकि फ्यूज वायर हमेशा कंफ्यूजन में रहा, समझो। फ्यूज वायर जो होता है वो एक कंडक्टिंग वायर होता है, बिल्कुल सही बात, पर लो मेल्टिंग पॉइंट नहीं होता, लो मेल्टिंग पॉइंट नहीं होता, क्योंकि थोड़ा सा करंट में टूटना नहीं होता इसको। फ्यूज वायर और एक शॉर्ट सर्किट, इन दोनों को समझने के लिए आपको 2 मिनट अपने देने पड़ेंगे, और सुनो अब ध्यान से, हम कुछ लिखने वाले नहीं, बस सुनना हमारे। क्या होता है जब भी शॉर्ट सर्किट होता है, तो शॉर्ट सर्किट, अच्छा हमें लिखना पड़ेगा, कुछ दिखाना पड़ेगा। शॉर्ट सर्किट क्या होता है, जब हमारे दो ऐसे वायर जा रहे होते हैं, एक से ऐसे करंट जाएगा और एक से वापिस आएगा, ऐसा ही तो होता है, ठीक है। बट ये यहाँ से ऐसे 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 जाके यहाँ पर कोई हम लोगों का अप्लायंस लगा होगा, अप्लायंस का मतलब बल्ब टीवी कुछ तो लगा होगा ना, है ना, ऐसे करके यूज होता। बट शॉर्ट सर्किट का मतलब, शॉर्ट का मतलब छोटा सर्किट, मतलब छोटा सर्किट हो गया, तो ये जब यहाँ पर वायर ऐसे चिपक गए या फिर आपस में ज्वाइंट हो गए, तो इसे हम कहते थे शॉर्ट सर्किट। अभी करंट जितना गया उतना यहाँ गया वापस, जितना गया उतना आ गया, मतलब यहाँ पर ज्यादा करंट हो गया, ज्यादा करंट हो गया तो यहाँ पर ब्लास्ट हो जाएगा, या फिर वायर जल जाते हैं आपस में, यहाँ पर ज्वाइंट होकर जलेंगे, पक्का जलेंगे, वो तो फिक्स है ना। और हो सकता है आगे जाके कोई अप्लायंस लगा उसमें ज्यादा करंट हो पहुंच गया, वोल्टेज ज्यादा पहुंच गया, तो उससे वो खराब भी हो जाते हैं, है ना। तो शॉर्ट सर्किट का मतलब अभी तक समझ गए। तो इसमें क्या होता है, करंट बहुत ज्यादा अचानक हो जाता है, इसमें करंट अचानक बहुत ज्यादा हो जाता है। फ्यूज वायर यहाँ पर काम करता है, करंट ज्यादा होगा तो हीट ज्यादा हो जाएगी, हीट ज्यादा हो जाएगी, हीट का मतलब हाँ वही मेल्टिंग पॉइंट का जिससे कनेक्शन आ जाता है, तो वायर गर्म ज्यादा हो जाएंगे, है ना, वायर गर्म ज्यादा हो जाएंगे, तब ये क्या हो जाएगा, फ्यूज वायर जो लगा होता है ये यहाँ से ब्रेक डाउन हो जाएगा, समझ गए। तो हाई मेल्टिंग पॉइंट भी होना चाहिए, कंडक्टिंग तो होना चाहिए भाई, कंडक्टिंग नहीं होगा तो फ्यूज वायर देखा होगा आपने, मेन जो हमारी मेन लाइन होती है उसमें ज्वाइन होता, ये बोर्ड ये सर्किट है, तो एक वायर डायरेक्ट ऐसे इधर जो सर्किट वगैरह है या फिर उसमें लगा होता, और एक वायर यहाँ फ्यूज से होकर निकलता, फिर यहाँ पर आगे कनेक्ट किया आता है, ओके। छोटे मोटे टेक्नीशियन हम भी हैं, आखिर में मिडिल क्लास से हैं, तो छोटे मोटे डॉक्टर टेक्नीशियन प्लम्बर सब कुछ है ना। आगे आते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं, इलेक्ट्रिक बल्ब इज कनेक्टेड 20-20 वोल्ट, ये क्या है हम लोगों की रेटिंग है, रेटिंग का मतलब इंडिया में यही रेटिंग चलती है, क्या चलती है 20-20 वोल्ट की, ओके। अच्छा जो पूछा उस पे आते हैं, पावर पूछी उसने, क्या दे रखा है, वोल्टेज दे रखा है और करंट दे रखा है 600 मिली एम्पियर। आपने कहा नहीं भाई ऐसा चलेगा नहीं, ऐसा यूनिट में चेंज करो, ऐसा यूनिट में चेंज करने के लिए मिली का मतलब कम, कम का मतलब 1000 से डिवाइड दो, 1000 से डिवाइड दोगे तो 0.6 एम्पियर हो जाएगा। 1 मिली एम्पियर का मतलब होता है 1/1000 एम्पियर, गॉट इट। 1 मिलीग्राम ग्राम होता तो भी यही होता, कुछ भी होता तो, ओके। तो अब हमें पावर निकालना, पावर का फॉर्मूला होता पावर 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 वी आई, वी आई तो वी आई, वी आई तो वी आई 0.6 मल्टीप्लाई कर दो 23। अच्छा अच्छा देख रहे अब यहाँ पर अच्छा खेल गए, जो लोग इस दिमाग लगा, देखो बहुत बार हम भी एक बहुत बार करते होंगे ऑप्शन में, तब कि हम डायरेक्ट इनका इनका नंबर को मल्टीप्लाई कर देते, जब हमें कुछ नहीं दिखाई देता तो हम यही कर देते थे। बट अब इसमें सभी में 32 लिखा है। अब देखो यहाँ पर आपको अगर यूनिट कन्वर्जन आपने नहीं किया होता, आपका आंसर नहीं आता, आप करो जरा, तो इस डेसिमल से 0 हट जाएगा, अब डायरेक्ट 132 आंसर आ जाएगा। वाट क्या होती है, ऐसा यूनिट होती है किसकी, पावर की, समझ गए। हम लोग बहुत टाइम ले रहे हैं, बहुत लंबा लेक्चर जाने वाला है, ये हम बता रहे हैं, अभी हमें नहीं पता कितना लंबा होने वाला, ओके। विच वन ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स कैन नॉट रिप्रेजेंट इलेक्ट्रिकल पावर इन अ सर्किट, एक पावर की यूनिट कौन सी नहीं, फिर से वही फॉर्मूला सिंपल सा, वी आई होता है आई स्क्वायर आर नहीं होता, आई स्क्वायर आर होता है, ये नहीं होता, ठीक है, तो ये ऑप्शन हो गया, और वी स्क्वायर अपॉन आर भी होता है, ठीक है। इस पे आते हैं
20 वोल्ट पावर दे देगा, करंट पूछा, कितना सिंपल है, P इक्वल टू वी आई, P दिया गया 60, वोल्ट इज 24, 0 क्या 1.4, 1.4 इक्वल टू आई, 1.4 को 0.25 भी बोलते हैं, अरे 0.25 पॉइंट लगाओ, डेसिमल ऊपर 0 बढ़ेगा, 4 2 जाए 2 बचा 20 हो जाएगा, 2 4 5 20, ठीक है, समझ गए, समझ गए, चलो डेसिमल था वो तो, है ना। ये भी किसके है, ये 2022 का हमारे वाले शिफ्ट का है, शिफ्ट वाले मतलब पहले वाला एग्जाम का। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्टली एक्सप्लेन्स, यहाँ पर एक्सप्लेन द एग्जिस्टेंस ऑफ अ पॉजिटिव चार्ज बिटवीन टू इलेक्ट्रिकल चार्जेज। ओके चलो हमने चार्जेस के बारे में सब कुछ बताया, बट अभी एक चीज नहीं बताई। तो चार्ज क्या होते हैं, दो तरीके के होते हैं चार्ज, दो टाइप्स के होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव, सभी को पता है ना। अगर पॉजिटिव पॉजिटिव होगा तो ये आपस में रिपेल करेंगे, पॉजिटिव ये अट्रैक्ट करेंगे, आपस में बुलाएंगे एक दूसरे को, अट्रैक्ट अटैक नहीं, है ना। और यहाँ पर एक और है माइनस, ये नेगेटिव, अरे देख रहे हैं, और ये आपस में रिपेल, दूर भगाएंगे। सेम चीज देखो, सेम कैटेगरी को दूर भगाते हैं, जनरली हम लोग सेम कैटेगरी को दूर भगाते हैं, है ना, सेम जेंडर बोल सकते हो, सेम कुछ भी बोल सकते हो, दूर भगाते हैं और अपोजिट वाले को अट्रैक्ट करते हैं, कनेक्ट कर पा रहे होगे, है ना। अपोजिट जेंडर को जैसे अट्रैक्ट करते हैं ना, वो उसी तरीके से अपोजिट चार्ज भी आपस में अट्रैक्ट होते हैं, ठीक है। क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन क्या बोला, बोथ द चार्जेस आर पॉजिटिव, क्या है, एक मिनट, एक्सप्लेन द एग्जिस्टेंस ऑफ अ पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव फोर्स बिटवीन टू इलेक्ट्रिकल चार्ज। ओके, फोर्स की भी बात की तो हम फोर्स को भी थोड़ा एक्सप्लेन कर देते हैं हमने इस तरीके समझाया कि हमें खुद ही हंसी आ रही है। ओके देखो, फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स ये हम लोग कूलॉम सर थे जो, उन्होंने दिया था, उन्होंने एक फॉर्मूला दिया था कि किन्हीं भी दो चार्जेस के, इस यूनिवर्स के किन्हीं भी दो चार्जेस के बीच में अगर फोर्स लग रहा है, उसका फॉर्मूला होता है, ये कहा जाता है, इंस्पायर्ड है हम लोग न्यूटन के ग्रेविटेशनल लॉ से। तो क्या होता है, ये यहाँ पर जी नहीं होता है, यहाँ पर होता है हम लोगों का कि Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, आर होती है डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेज, ओके। Q1 क्या होता है, चार्ज होता है, पहला चार्ज, ये दूसरा चार्ज हुआ, और K क्या होता है हम लोगों का, ये कांस्टेंट होता है, ये कांस्टेंट होता है, ओके। ये कांस्टेंट हम लोग यूज करने पड़ती है, K की वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और उसके बाद ऐसी वैल्यू उसकी निकलती रहती है, इतना याद कर सकते हो आप। वैसे अभी तक इतना ये कभी पूछा नहीं गया है। तो अब सोचो जरा, अगर दो चार्जेस का हमें फोर्स पॉजिटिव रखना है, अब यहाँ पर थोड़ा दिमाग लगाओ, बहुत देर होगी मजाक, इधर देखो, अगर ये पॉजिटिव रखना है, हम इधर समझाते हैं, फोर्स अगर हमें पॉजिटिव रखना है, दिमाग लगाना, तो के तो हमारा कुछ मतलब नहीं करेगा, आर भी कोई मतलब नहीं करेगा। Q1 अगर हमारा निगेटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन है, तो हमें दूसरा वाला भी, ये मल्टीप्लाई में, दूसरा वाला भी माइनस में लेना पड़ेगा, ठीक है, -Q लेना पड़ेगा। अगर पॉजिटिव रखना है तो पहला वाला अगर पॉजिटिव चार्ज ले लिया तो दूसरा वाला भी पॉजिटिव रखना पड़ेगा, क्योंकि प्लस माइनस माइनस हो जाता है, तो दोनों चार्ज यहाँ पे पॉजिटिव होंगे, यहाँ पे नेगेटिव होंगे। क्वेश्चन पे आते हैं तो बोथ द चार्जेस आर पॉजिटिव, बोथ द चार्जेस आर नेगेटिव, बोथ द चार्जेस आर अपोजिटली चार्ज नहीं हो सकता, क्योंकि अपोजिट होंगे तो एक प्लस होगा एक माइनस होगा, और ये मल्टीप्लाई करके माइनस दे देंगे, जो कि हमारा फोर्स क्या बन जाएगा, माइनस, माइनस हो नहीं सकता, तो 1 × 2 ओनली, आंसर सही हो गया। क्वेश्चन आपको बहुत अच्छा ये क्वेश्चन है, प्यारा क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट को हिला देने वाला क्वेश्चन था, थोड़ा सा समझा दिया हमने, इसलिए आपको आई होप अब समझ में आ गया होगा। अच्छा, ये क्वेश्चन हम लोग अभी कर चुके हैं, तो ये हम लोगों का आंसर क्या आ जाएगा, हम लोगों को इस बार इसमें इसने खेल लिया, तो 0.6 एम्पेयर, 10 मिनट में कितने सेकंड थे, 600 थे ना, 6 या 36 360 आंसर हो गया, खत्म। चलो ठीक है, Q कूलॉम। अरे भैया ना समझ में आया का, अरे ये देखो अभी हम लोगों ने किया ना, ये देखो ये वाला क्वेश्चन, बस यहाँ पर उसने 0.6 दे दिया, और क्या, ठीक है। चलो आई होप यहाँ पर अभी इस वाले के हम लोगों ने क्वेश्चन कर लिए ना। ओके, नेक्स्ट स्लाइड पे पहुंचते हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड हम लोगों की, ओके,
नेक्स्ट में थोड़ी सी चीजें हम लोग मैग्नेटिक फील्ड के बारे में समझ लेते हैं। ऑल तो मैग्नेटिक फील्ड के बारे में ज्यादा क्वेश्चन आते नहीं है, बट फिर भी समझा देते हैं हम आपको। तो मैग्नेटिक फील्ड को समझाने के पहले एक चीज समझो कि जो करंट है, करंट वो दो तरीके का होता है, एक स्टैटिक होता है और एक होता है करंट चलने वाला। मतलब समझाते हैं तो एक इलेक्ट्रिसिटी होती है जो कि रुकी हुई होती है, रुके हुए करंट चले, जो कि हम लोगों ने अभी पढ़ा वो आ, आपने देखा होगा बहुत बार कि ये चार्जेस की बात अभी हम लोगों ने की थी। तो अगर चार्ज रुके हुए हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं आपस में, और कूलाम वाली जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी होती है, या फिर कूलाम वाली जो स्टडी होती है वो हम लोग स्टैटिक में आती है। और दूसरी वही करंट वाले में किस में आती है, ओम वाले में आती है। जो ओम्स लॉ बताया था उसको करंट वाले में लेते हैं हम लोग, इलेक्ट्रोस्टैट को हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग अपने इलेक्ट्रिसिटी वाले जो चैप्टर है उसको करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ते हैं, ठीक है। अच्छा, ये हमने बताया क्यों, क्योंकि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी से बन सकती है, जिसे हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सुना होगा वर्ड, है ना। अभी एक बड़ा मीम अच्छा चल रहा है, कोई तो एक सर है, आई डोंट रिमेम्बर, वो जेई के लिए शायद पढ़ाते हैं, उसके लिए वो लड़के ने उनका मोह मोह कर दिया है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के बारे में समझा रहे थे। तो इलेक्ट्रो, अच्छा उसमें उन्होंने कॉन्सेप्ट कुछ गलत नहीं बताया, बट फोर्स के बारे में थोड़ा सा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का फोर्स हो सकता है इलेक्ट्रोमैग्नेट का फोर्स थोड़ा कम रहा हो, उसके बारे में नहीं जाते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेट कैसे काम करता है देखो समझो। इलेक्ट्रोमैग्नेट ऐसे काम करता है इस तरीके से, जब मैग्नेट, मैग्नेट भी दो तीन तरीके की होती हैं, बार मैग्नेट होती हैं, और कुछ ऐसी मैग्नेट होती है जिसमें कि मैग्नेटिज्म जो होता है वो फिक्स होता है कि इसके बाद कुछ समय बाद खत्म होने लगे, पर इलेक्ट्रोमैग्नेट कभी खत्म नहीं होने वाली होती। इनको इनफिनाइट मैग्नेट भी बोलते हैं। क्या होते हैं ये, इसमें करंट डालो मैग्नेटिज्म आपका बन जाएगा, मैग्नेटिज्म आपका प्रॉपर्टी शो करने लगेगा। तो क्या करते हैं, करंट भेजा जाता है तो जिसके चार्ज जो होते हैं मैग्नेटिज्म के, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, जैसे वो उधर हम लोग प्लस पोल होते थे, इधर साउथ पोल और नॉर्थ पोल होते हैं। अब अगर हम थोड़ा सा बता ही रहे तो ऐसे बताए थे कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल, एक मैग्नेट में हमेशा दो पोल होंगे, हमेशा फिक्स है, कितना भी तोड़ दो इसे, छोटे छोटे कर दो, मिनिमम दो पोल मिलेंगे मिलेंगे, ओके। हमेशा मैग्नेटिक लाइन नॉर्थ से निकल के साउथ में जाती है, ये एक क्लोज लूप बनाती। क्लोज लूप का मतलब ऐसे ऐसे हमेशा इधर से निकलेंगे ऐसे जाएंगे, और ये भीतर भीतर भी चलती हैं। जब मैग्नेट के अंदर की बात करेंगे तो साउथ से नॉर्थ की तरफ चलते हैं। पर हो गए हैं, हाँ भैया आए ना करो, ठीक है, बैगन हम नहीं बोलने वाले हैं, हमारा नाम इसमें भी बदनाम हो रहा है। तो मैग्नेट के अंदर भी चलती है और ये साउथ से नॉर्थ की तरफ चलती है, ठीक है। इनफिनाइट होती है पहली बात, तो इनकी ऐसे 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 हम लोग इसको बना सकते हैं। तो ये कहाँ से निकलती है, नॉर्थ से निकलती है, साउथ की तरफ एंड होती है, ठीक है। ये चीज समझ गए। अच्छा, इंपॉर्टेंट चीज ये है इसमें कि ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बारे में बात हुई थी, ठीक है ठीक है। हाँ, आप समझो जहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड लाइन ज्यादा होती है वहां पर हम लोगों की स्ट्रेंथ ज्यादा हो जाती है। नॉर्मल सी बात है, जो मैग्नेटिज्म प्रॉपर्टी शो करती है वो हम लोगों की कौन शो करता है, लाइन सी शो करती हैं। अच्छा, दूसरी चीज, ये लाइन आपस में कभी भी एक दूसरे के इंटरसेक्ट नहीं कर सकती हैं। इंटरसेक्ट क्यों नहीं कर सकती, देखो हमें, देखो जैसे हम पता नहीं क्यों इतने क्यूरियस रहते हैं चीजों को जानने के लिए। ये चीज हमने अपने 10th वाले सर जी से पूछ दिया था, उन्होंने हमें थप्पड़ मार दी थी। अच्छा पता, हम इतने होनहार छात्र थे कि वो हमें अकेले में बिठा के, मतलब अकेले में बिठा के नहीं, मतलब जब भी लंच पीरियड होता तो मतलब कुछ ना कुछ पूछते रहते थे। अच्छा ये वाला सवाल करो, ये ऐसे करो, वो कैसे कहते रहते थे। पर पता नहीं ये वाला सवाल पूछते थे, उन्होंने हमें याद, उन्होंने हमें डांटा भी, थप्पड़ भी मार दी थी। पता, अच्छा हो सकता है उनको ना पता हो, उनको उनको इसका सॉल्यूशन ना आता हो, इसलिए उन्होंने ये कहा था। बट सेकंड, वही एक सेकंड, तो उन्होंने हमें उस दिन थप्पड़ मार दिया था। हो सकता है उनको आंसर ना पता हो, बट आई डोंट मीन दैट कि उनको ना पता होगा, आई नो कि उनको पता ही होगा, ओके। बट हमें उस दिन तो ऐसा लगते रहता था कि भाई ऐसे थोड़ी ना होता है, कुछ तो रीजन रहा होगा। और उन्होंने जब करके बताया, मतलब दिखाया था उन्होंने, कुछ ऐसे मैग्नेट के मैग्नेट शायद लाए थे, और कुछ भी, और कुछ और थे टुकड़े थे। अब हमें ऐसा लगता है वो शायद आयरन के टुकड़े हो रहे होंगे, हो सकता है मैग्नेट के टुकड़े रहे। उन्होंने ऐसे ऊपर टाइप फेंक दिए थे, उन्होंने पूरा प्रॉपर एक्सपेरिमेंट करके दिखाया था हमें, इतने अच्छे टीचर थे वो।
फिर भी डोंट नो कि उन्होंने वो आंसर क्यों नहीं दिया, तो फिर लिविंग दैट। बट इसका आंसर ये है कि जो मैग्नेट लाइंस है ये आपस में एक फोर्स रखती हैं, तो पहली बात तो वो रिपेल करेंगी। दूसरा काम ये होता है कि जो मैग्नेटिक लाइंस होती हैं वो डायरेक्शन शो करती हैं। किसकी डायरेक्शन शो करती हैं? वो डायरेक्शन शो करती हैं कि हम लोगों का मैग्नेटिज्म किधर से किधर निकला है। नॉर्थ पोल से साउथ पोल है, जो फोर्स है वो किधर से किधर लग रहा है, नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ निकल रहे हैं, और फोर्स हमारा इस डायरेक्शन में लगेगा। ठीक है, लेट्स ये वाली मैग्नेटिक लाइन ऐसी आ जाती तो फोर्स इधर लगता, क्योंकि जो लाइन होती है उसी के जस्ट पैरेलल फोर्स की डायरेक्शन निकाली जाती है। अब फोर्स अगर इधर आ रहा, एक ही पॉइंट पे यहाँ पर फोर्स निकालना है, जब इस लाइन के अकॉर्डिंग निकाल रहे तो इधर फोर्स आ रहा, और इस लाइन के अकॉर्डिंग निकाल रहे इधर फोर्स, तो फोर्स दो डायरेक्शन में एक मैग्नेट तो लगा नहीं सकती है, तो इसलिए कहा जाता है कि ये दोनों लाइंस आपस में कभी भी, दो लाइंस नहीं, मैग्नेटिक लाइंस जो इनफिनाइट मैग्नेटिक लाइंस होती है एक मैग्नेट में, कभी इंटरसेक्ट नहीं कर सकती। ओके, समझ गए? चलो अब क्वेश्चन पे आते हैं, फिर क्वेश्चन में बताते हैं क्या है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इज नॉट करेक्ट? दे कैन इमेजिनेट फ्रॉम अ पॉइंट। बिल्कुल सही है, एक पॉइंट से ही निकल सकती है। ठीक है, दे डू नॉट क्रॉस ईच अदर, बिल्कुल सही। फील्ड लाइंस बिटवीन टू पोल्स कैन नॉट बी प्रिसाइजली स्ट्रेट लाइन एट द एंड, बिल्कुल सही बात है। देखो समझो, जो पोल्स होती हैं यहाँ पर लाइंस आपस में मिलती हुई दिखाई देती है, क्योंकि ये आपस में एक दूसरे से पैरेलल या फिर स्ट्रेट लाइन नहीं हो सकती है। देयर आर नो फील्ड लाइंस बिटवीन बार मैग्नेट, ऐसा कुछ नहीं होता। बार मैग्नेट के बारे में ये बता रहे थे, बार मैग्नेट ही थी ये चौकोर चौकोर जो बार मैग्नेट होती है ना, बचपन में हम लोगों ने बार मैग्नेट से ही खेला होता है साहब जी। देखो कोई मैग्नेट होगी, हॉर्सशू मैग्नेट हो चाहे हम लोग बुलेट मैग्नेट हो, हर एक के मैग्नेट के आसपास दो पोल होते हैं, एक नॉर्थ एक साउथ। नॉर्थ से निकलती है, नॉर्थ को हम लोग पॉजिटिव भी बोल सकते हैं, ऐसा होता नहीं है। और वही चीज फिर से सिनेरियो कि नॉर्थ नॉर्थ आपस में रिपेल करेंगे और साउथ नॉर्थ आपस में अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड के बारे में कौन सी लाइन गलत है तो बताना है। मैग्नेटिक फील्ड इज अ क्वांटिटी दैट हैज अ डायरेक्शन एंड मैग्नेटिक, बिल्कुल सही बात है। देखो हमने बताया ना, डायरेक्शन भी होती है और ये फोर्स भी दिखाती है, कितना फोर्स या फिर कितना मैग्नेटिक फील्ड की क्वांटिटी है, स्ट्रेंथ को सॉल्व करती है। मैग्नेटिक फील्ड लाइन आर क्लोज्ड कर्व, अभी बोला था क्लोज्ड कर्व भी बनाती है। मैग्नेटिक फील्ड लाइन आर ओपन कर्व, बिल्कुल गलत बात है। यहाँ क्लोज लिख रहा है, यहाँ ओपन, यही दोनों आपस में इंटरकास्ट हो गए, इंटरकास्ट बोल रहे हैं, आपस में उल्टा बात बोल रहे हैं तो कैसे हो सकता है ना। नो मैग्नेटिक फील्ड लाइन आर फाउंड टू क्रॉस ईच, तो बिल्कुल सही बात है, कभी क्रॉस नहीं करती। ओपन कर्व नहीं होती, ओपन कर्व कब हो जाता है, जब यहाँ से आती, यहाँ से ऐसे निकलती, ये नॉर्थ के स्टार्टिंग पॉइंट से निकलती और यहाँ पर खत्म हो जाती, तो ये क्लोज कर्व नहीं बोला था, पर ये आगे भीतर भी ऐसे 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 ऐसे, ऐसे मिलती है ना जाकर आपस में, तो ये क्लोज कर्व हो जाता है, ऐसे एक पूरा कर्व बनाती है। समझ गए? चलो आगे चलते हैं। अगला जो हम लोगों का है, अगला जर्नल वाला है। तो जर्नल वाला है जो जर्नल साइंस में बहुत ज्यादा पूछा आता है, तो कर लेते हैं। पहला क्या, प्रेजेंस ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड कैन बी डिटरमाइंड यूजिंग व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग। मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस किस इंस्ट्रूमेंट का यूज करके हम लोग निकाल सकते हैं, तो कितना सिंपल है वो। हम लोग एमीटर नहीं, एमीटर से क्या होता है, करंट निकालते हैं हम लोग, एमीटर से करंट को मैग्नीफाई करते हैं या फिर पता करते हैं, और वोल्ट मीटर से वोल्टेज को। याद रखना ये करंट को, लार्ज करंट को हम कह सकते हैं, क्योंकि स्मॉल करंट को डिटेक्ट करने के लिए, स्मॉल करंट को डिटेक्ट करने के लिए, स्मॉल करंट को डिटेक्ट करने के लिए गैल्वेनोमीटर का यूज करना क्या था, गैल्वेनोमीटर। ओके, मैग्नेटिक नीडल, बिल्कुल सही बात है। मैग्नेटिक नीडल एक ऐसा वो सिंबल टाइप का आता है जिसमें कि मैग्नेटिक नीडल ऐसी ऐसी बनी होती है, ऐसे बीच में रहती है। अगर इधर ये मूव हो गई तो कह देंगे मैग्नेटिक फोर्स इधर से इधर लग रहा है, इधर से हो गई तो कह देंगे इधर से इधर चल रहा है। ठीक है, तो मिडल ऐसे नीडल टाइप की होती है। मोटर नहीं, मोटर क्या काम करता है, मोटर काम करता है कि करंट को या फिर इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हम लोग मैकेनिकल एनर्जी में चेंज कर देता है। ठीक है, which one of the following devices is used to measure atmospheric pressure? atmospheric एमीटर होगा नहीं, बैरोमीटर सही है। पोटेंशियोमीटर क्या काम करता है, वोल्टेज को मेजर करता है, ये वोल्टेज बड़े वोल्टेज को मेजर करने के लिए यूज होता है। इलेक्ट्रोमीटर नहीं होता, इलेक्ट्रोमीटर क्या होता है, ये यूज करता है प्योरिफिकेशन ऑफ प्योरिटी कह सकते हैं, प्योरिटी ऑफ मिल्क के लिए यूज होता है। ओके, अगला क्या है, द इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर डिटेक्टिंग द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन सर्किट। तो रिफ्रैक्टोमीटर नहीं, गैल्वेनोमीटर हमने बताया था। सर्किट में छोटा करंट चलता है, ज्यादा बड़ा करंट नहीं चलता है, तो विस्कोमीटर नहीं, रिफ्रैक्टोमीटर भी नहीं।
विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अबाउट द फ्लूइड एट द रेस्ट इन अ कप इज आर करेक्ट। फ्लूइड मैकेनिक्स से ज्यादा क्वेश्चन इंडिया में पढ़ते नहीं, पर जो भी बने हैं तो हम उसके बारे में थोड़ा आपको एक समझा देंगे। देखो समझो क्या होता है कि जो फ्लड है, फ्लड दो चीजें होती है, एक फ्लूइड होता है, एक फ्लड होता है। तो प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है। फ्लड ये बाढ़ वाला होता है, एक फ्लूइड होता है, इसका मतलब होता है लिक्विड। ओके, तो प्रेशर जो होता है वो हर पॉइंट पे सेम होता है, बिल्कुल सही बात है। जो हम लोग कोई भी लिक्विड होती है वो अगर ऐसे फिल है तो ये हर डायरेक्शन में सेम प्रेशर लगाता है। ओके, सेम प्रेशर लगाता है। प्रेशर एक्सर्टेड ऑन द बॉल, हाँ बिल्कुल सही बात है। ये जो ये यहाँ पर होते हैं इन पे प्रेशर लगता है। प्रेशर एग्जिस्ट एवरीवेयर इन द ब्लड, बिल्कुल सही बात, ये भी सही हम लोगों का है कि हाँ ये प्रेशर जो है वो हर जगह लगता है। अभी हमने बोले हैं तो प्रेशर तीनों जगह लगता है। अच्छा, एक बात बता देते कि जब भी फ्लड कह रहे फ्लूइड की बात आती है तो फ्लूइड में एक फॉर्मूला अच्छा आता है, रो जी एच। तो फ्लूइड जब हमें निकालना होता है फ्लूइड का प्रेशर कितना है, तो उसको रहने दो, अभी उसका यूज नहीं आता है, चलो उसको छोड़ो, क्योंकि हम उसको फिर एक्सप्लेन करेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा। हटो, ओके। ये बताना पड़ेगा यार, है चलो बता ही देते फिर। अ लिक्विड इज केप्ट इन अ ग्लास बीकर, ठीक है। Which one of the following statement is correct regarding the pressure exerted by the liquid column at the base of the beaker? बेस ऑफ द बीकर की बात हो रही है कि बेस ऑफ द बीकर पे क्या प्रेशर पड़ेगा। तो यहाँ पर बात हो रही है, यहाँ पर बात करते हैं द प्रेशर डिपेंड्स ऑन द एरिया ऑफ द प्रेशर, बिल्कुल सही बात, एरिया पे डिपेंड करता है। ओके, द प्रेशर डिपेंड्स ऑन द हाइट ऑफ द लिक्विड, बिल्कुल सही बात है, हाइट पे भी डिपेंड करता है। द प्रेशर डज नॉट डिपेंड ऑन द डेंसिटी, गलत बात है। द प्रेशर डिपेंड्स ऑन द एरिया, ये भी गलत है, ठीक है। तो हमें क्या पता करना था, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। अच्छा ठीक है, तो फिर हम दोबारा से इसको पढ़ते हैं क्वेश्चन, क्या हमने गलत पढ़ लिया है, एक मिनट रुकना। ओके, a liquid is kept in a glass beaker, which one of the following statement is correct regarding the pressure exerted by the liquid column at the base of the beaker? base of the beaker पे क्या वो होगा, ठीक है। ओके, तो बेस ऑफ द बीकर पे क्या वो होगा, रो जी एच, ये फॉर्मूला होता हम लोगों का प्रेशर का, ठीक है। अभी हमने पीछे लिख रहा था बट हमने अब यहाँ पर लिखना पड़ेगा क्योंकि आपको समझाना है। तो रो हम लोगों की होती डेंसिटी, जी बोले तो ग्रेविटी, और एच बोले तो हाइट। अब इसमें देख लो भैया, प्रेशर तीन चीजों पे डिपेंड करता है, डेंसिटी, हाइट, ग्रेविटी पे। बीकर पे रखा हो चाहे आसमान में रखा हो चाहे कहीं पे भी रखा हो लिक्विड, ये लगेगा, ठीक है। आ जाते हैं, हाइट ज्यादा होगी प्रेशर ज्यादा होगा। जैसे कि आप लोग समुद्र के नीचे जाते हैं, आप लोग नहीं, हम भी जाएंगे कभी ना कभी, इससे यार हम तो सिर्फ आप ही का भला सोचते हैं, है ना, हमें भी जाना है। ओके, नेवी इज इन हार्ट, प्रेशर डिपेंड्स ऑन द एरिया, एरिया की बात नहीं हो रही, ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा, तो उस टाइम में क्यों सही कर दिया था। प्रेशर डिपेंड्स अपॉन द डिपेंड्स ऑन द हाइट ऑफ द लिक्विड, बिल्कुल सही बात है। प्रेशर डज नॉट डिपेंड ऑन द डेंसिटी, गलत बात। द प्रेशर नीदर डिपेंड्स ऑन द एरिया ऑफ द बेस नॉट हाइट, गलत गलत भाई, एरिया पे नहीं करता माना बट हाइट पे करता है, ठीक है। चले, मास अपॉन वॉल्यूम, वॉल्यूम पे डिपेंड करता है तो एरिया पे डिपेंड करे, तो मतलब कह सकते हैं कि एरिया पे डिपेंड करता है बट डायरेक्ट फॉर्मूले में हम लोग डिपेंड नहीं करता, बट हम ये कहेंगे कि इतना डीप में आपको पूछना भी नहीं है, ठीक है। तो डीप भाई साहब को थोड़ा साइड में करते हैं, डीप को यूज करते हैं, और डीप को यूज करते हुए हमने कह दिया कि हाइट पे डिपेंड करता है, वो ऑप्शन भी हमारा सही है। अगर आपको कोई डाउट है तो नीचे कमेंट कर देना। क्वेंसीज, ओके, ये भाई विवादित इशू है, एक ये हुआ और एक सेल वाला क्वेश्चन, तो विवादित है। विवादित का मतलब बहुत सारे टीचर्स क्या है, मतलब रिस्पेक्टेड टीचर हैं, उन्होंने क्या किया, हमें ऐसा लगता है उन्होंने गलत किया, एनसीईआरटी में कुछ और लिखा है। देखो बायनेंसी क्या है, फोर्स है, प्रेशर तो है नहीं, अपवर्ड फोर्स है एक, ये बायनेंसी अपवर्ड फोर्स है। और बहुत सारे वो सर लोगों ने डाउनवर्ड अपवर्ड प्रेशर लिखा दिया, पता नहीं क्यों। बट देखो वो अप थ्रस्ट होता है, देखो अप थ्रस्ट फोर्स होता है, ये इसमें और इसमें क्या अंतर है समझो, ये अपथ्रस्ट फोर्स ही है, बायनेंसी भी अपथ्रस्ट फोर्स ही है, बट ये लिक्विड में लगता है। ये क्या होता है, ये लिक्विड में लगता है, और ये अपथ्रस्ट फोर्स क्या होता है, परपेंडिकुलर फोर्स, परपेंडिकुलर फोर्स, ठीक। अब इन अपवर्ड डायरेक्शन, वो तो नॉर्मल सी बात है, अपवर्ड डायरेक्शन और
डायरेक्शन, ठीक है, अपवर्ड डायरेक्शन। ये सॉलिड लिक्विड गैस तीनों में लग सकता है ना, मोस्टली इसे सॉलिड में यूज करते हैं। buoyancy इज अपवर्ड फोर्स, बट ये लिक्विड में लगता है, ठीक है, हम बोल दिए फिर से, चलो चले, तो ये दिमाग में रखना। ऑल ऑब्जेक्ट एक्सपीरियंस अ buoyancy when they are immersed in a fluid, buoyancy is a upward force, ठीक है, चले आगे चले। तो ये वाला क्वेश्चन भी हम लोग, ये वाला स्लाइड भी हम लोगों ने कर लिया। तो कैसा लग रहा है इस स्लाइड के बाद में आपको, क्या लग रहा? आगे चलते हैं तो फिर, ऐसे बस ज्यादा नहीं है, बस 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 ऐसे 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 ज्यादा नहीं है, 57 और है, नहीं 57 नहीं है, कम है, 50 और कह सकते हो, ओके। पर पूरी साइंस रिवाइज तो हो जाएगी। व्हेन एन ऑब्जेक्ट विल फ्लोट और सिंक इन अ लिक्विड, अच्छा फ्लोटिंग और सिंक कब होती है, देखो समझो भैया, समझो भैया, समझो भैया, समझो भैया, कोई भी चीज कब डूबेगी, देखो समझो, डूबने के 3-4 तरीके हैं, उन 3-4 तरीकों को छोड़कर हम बाकी सब तरीके बताएंगे, क्योंकि वो रियल लाइफ में डूबना था, यहाँ पर हम लोगों को लिक्विड में डूबना है, ओके। देखो, तैरोगे कब, आपकी नैया पार कब होगी, हारे का सहारा आपके कब ध्यान देंगे आपके ऊपर, वो भगवान जी जाने। बट यहाँ पर डूबने का तरीका क्या है, पहला देखो समझो, दिमाग लगाओ, थोड़ी सी दिमाग। हमने कहा यहाँ पर कोई चीज बैठी हुई पहले से, और ऊपर से एक होनहार बालक नीचे गिरा, और ये कहता हम नीचे डूब जाएंगे। पानी ने कहा हम हटेंगे नहीं तो डूबोगे कैसे। ये कह रहा हम तो फूफा जी हैं, और ये कहते हैं, पानी कहेगा भैया फूफा जी के लिए जगह देनी पड़ेगी। फूफा जी बोले तो मास ज्यादा, मास ज्यादा बोले तो डेंसिटी ज्यादा, तो जिनकी डेंसिटी ज्यादा पानी से वो डूब जाएंगे। फूफा जी बोले तो मतलब उनके पास पावर ज्यादा है, मास ज्यादा, थोड़ा उनका भाई रुतबा ज्यादा है, ऐसे, ठीक है। अगर रुतबा कम मतलब डेंसिटी कम, और डेंसिटी कम तो ऊपर हवाई में रह जाओगे, तैर जाओगे। तो डिपेंड किस पे करता है, डिफरेंस इन द डेंसिटीज ऑफ द वर्ल्ड, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। मास ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड डेंसिटी, मास 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 तो हमने सिर्फ एस्पेक्ट में बताया था साहब, मेन चीज है डेंसिटी कम ज्यादा। जब बर्फ होती है ना, आइस, वो फ्लोट करती है, क्यों फ्लोट करती है, क्योंकि इसकी डेंसिटी कम होती पानी से, पानी की डेंसिटी, पानी से डेंसिटी इसकी कम हो जाती है, इसलिए फ्लोट कर जाती है, समझ गए। सेप वेप की तो बात ही नहीं होगी, ठीक है। ऐसा थोड़ी ना कि हम जाएंगे तो डूब जाएंगे, और फलाने के लड़का जाएगा तो डूबने नहीं डूबेगा, ऐसा थोड़ी ना होता। पानी ना भेदभाव करता, पानी में जहर है। चलो, द रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ द, ओके, इसको भी होल्ड पे डालते हैं, क्योंकि इसका भी कॉन्सेप्ट बताना, नीचे बता देंगे। अगला क्या है, ठीक है, इसको भी हम बताते हैं, ठीक है, इसको अच्छे थोड़ा समझाएंगे हम, ठीक है। रिफ्लेक्टिव इंडेक्स वाले पूरे बताते हैं, ठीक है। ठीक है, चलो, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कुछ नहीं, रेजिस्टेंस है ये भी, रेजिस्टेंस फॉर लाइट, ठीक है, ये भी रेजिस्टेंस फॉर द लाइट है। इसको थोड़ा समझाते हैं, समझो, आगे वो लगा है अपना, हाँ हाँ, नहीं लगा है, ठीक है ठीक है ठीक है, तो इसको समझाते हैं थोड़ा, क्या, which one of the following statement is not correct for the light range, लाइट रेज के लिए कौन सी बात सही नहीं, तो समझाते हैं भैया लाइट रेज क्या होता है, लाइट रेज क्या होता है। लाइट के बारे में हम लोग बस इतना ही चीज सीख सकते हैं कि जैसे कि लाइट जो होती है हम लोगों की, लाइट डुअल नेचर शो करती है, पहली बात तो डुअल नेचर है ना। अब डुअल नेचर में भी क्या, देखो हमने बताया है, आइंस्टीन ने डुअल नेचर के बारे में कुछ बताया था, हमने ऊपर बता रखा है, बट कुछ चीजें और बताए थे सब, जैसे कि पहला ये स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है, करती है, सॉरी, स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है, ओके। ये वैक्यूम से भी ट्रेवल कर सकती है, वैक्यूम से भी ट्रेवल कर सकती है, कोई इसको मीडियम नहीं जरूरत होता ना, ओके। एक ये एक ईएम वेव है, ईएम वेव है मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ओके, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी भी है, मैग्नेटिक फील्ड भी है, ओके।
ठीक है, ओके। अब देखो, जो इम्पोर्टेंट चीज है वो ये है, जब भी कोई लाइट सॉरी, जब भी किसी मीडियम से पास होती है तो लेट से हमने कहा ये एयर एयर मीडियम है, ये हमारी ग्लास है, ओके। अब ये अगर ग्लास है तो सोचो जरा, इस ग्लास में, इस ग्लास के भीतर जब पास होने लगेगी, इस ग्लास को थोड़ा जूम करते हैं, ऐसे आते हैं ग्लास का हम पूरा एक पोर्शन बनाने की कोशिश करते हैं। इस ग्लास में क्या रहा होगा, ये एयर है, ये ग्लास है, ओके। एयर तो हमारी कैसी रही होगी, रेयर मीडियम। रेयर का मतलब जहां पर पार्टिकल कम हो, रेयर का मतलब कम, कम क्या कम, एयर के पार्टिकल कम, या फिर किसी उस मीडियम में पार्टिकल कम। पर ग्लास क्या होगी, डेंसर होगी। तो लाइट क्या होगी, ये लाइट रे बेंड होगी, बेंड होगी, इधर जाएगी या फिर इधर जाएगी, ये एक तरफ जाएगी, क्योंकि अभी हमें पता नहीं कि नॉर्मल क्या है, तो बेंड होगी, हमें इतना पता, ओके। बेंड होकर फिर ये ऐसी निकल जाएगी। तो हम लोग ये कहते हैं कि जब भी लाइट रे किसी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, इसमें जाएगी, जैसे कि बताते हैं, देखो कहोगे कि ये तो सीधी सीधी आई, सीधी सीधी चली गई, तो इसमें यहाँ पर जब जूम करके देखोगे तो ऐसा दिखाई देगा, ऐसे ऐसे ऐसे, यहाँ से गई होगी और ऐसे आई, पहले बेंड हुई होगी, फिर जब ये बाहर निकल रही होगी तो हल्की सी इधर मूव हो गई होगी, तो ये और ये दोनों पैरेलल होती हैं, ओके। क्यों, क्योंकि यहाँ पर भी एयर मीडियम था और यहाँ पर भी एयर मीडियम, भाई ग्लास के बाहर तो एयर है ना, तो हर जगह सेम ही डायरेक्शन में चलेगी जिस डायरेक्शन में आ रही थी। बट ग्लास के भीतर डेंसर मीडियम था, ग्लास मीडियम था, तो वहां पर थोड़ी सी लाइट रे बेंड हो जाती है। बेंडिंग ऑफ द लाइट रे कहलाती है डिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन। और जो ये हम लोगों का मान लो शीशा हो, शीशा का मतलब ग्लास, इसके ऊपर कोई भी हम लोगों की लाइट रे पड़ती है और ऐसे रिफ्लेक्ट हो जाती है, उसे बोलते हैं रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्टेड, रिफ्लेक्शन, उसे क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन। आप ये जो लाइट रे पहले गिरी है इस पे, किस पे, ये रिफ्लेक्टेड सरफेस पे, रिफ्लेक्टेड सरफेस कुछ भी हो सकता है, आपके घर का एक पड़ा हुआ चम्मच भी हो सकता है, तो उसे बोलते हैं इंसिडेंट रे, आईआर बोलते हैं इसे बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे, ओके। और इसे बोलते हैं नॉर्मल। याद रखना, ये इंसिडेंट रे जो नॉर्मल के साथ एंगल बनाएगा वही रिफ्लेक्टेड एंगल के साथ भी, रिफ्लेक्टेड नहीं, रिफ्लेक्टेड रे के साथ में वही एंगल बनाएगा। तो हमारे जो तीन लॉ होते हैं वो क्या होते हैं, इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे, वो तीनों एक ही प्लेन पे लाई करते हैं। दूसरा आई, जो ये एंगल आई होता है, जो एंगल आई होता है वही एंगल आर होता है, और तीसरा क्या होता है हमारा, नॉर्मल के साथ में सेम एंगल बनाते हैं, ठीक है। इसमें भी जो तीन सरफेस होते हैं, जैसे कि मान लो हमारा एक ही सरफेस है और यहाँ पर ऐसे लाइट रे पड़ी, तो यहाँ पर हम नॉर्मल बनाएंगे ऐसे करके, तो लाइट रे ये इधर हो जाएगी, क्योंकि ये एयर मीडियम है और ये डेंसर है। डेंसर मीडियम में क्या होता है, लाइट रे टुवार्ड द नॉर्मल, ये नॉर्मल है ना, ये नॉर्मल है, ये नॉर्मल पोल है, नॉर्मल का मतलब परपेंडिकुलर टू द सरफेस, सरफेस है परपेंडिकुलर इससे बना है, एक ये इमेजिनरी लाइन होती है नॉर्मल, है ना, ओके। तो डेंसर मीडियम में हमेशा टुवार्ड द नॉर्मल मूव होती है और रिफ्रैक्ट होती है, और अगर हमारा एयर मीडियम होता है या फिर रेयर मीडियम होता है यहाँ पर, फिर अवे मूव होती है, ठीक है, समझ गए। चलो अब आते क्वेश्चन पे, फिर क्वेश्चन के हिसाब से बताते रहेंगे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट फॉर लाइटेड, लाइटेड डिफरेंट, लाइटेड ट्रेवल्स एट डिफरेंट, ठीक है, ये बात हम लोग कहीं ना कहीं अभी मतलब मान सकते हैं। नीचे से आते, क्योंकि अब नीचे हम लोगों का देख रहे हैं कि दो ऑप्शन, देखो कभी भी ऐसा है कि आपको ऑप्शन में पता ना हो, बट दो ऑप्शन ऐसे दिख रहे हैं जो ऑलमोस्ट सेम हो बट ऊपर नीचे कुछ लग रहा हो, जैसे कि लाइट की स्पीड इसमें डाउन हो रही, इसमें अप हो रही, जब और बाकी सब चीजें सेम ही हमें लग रही हैं। सॉरी, यहाँ वाटर है, डेंसर मीडियम है, यहाँ ग्लास है, डेंसर मीडियम है, एयर की बात है, रेयर मीडियम, रेयर मीडियम, तो कहीं ना कहीं इन्हीं में कोई ना कोई आंसर है, ऊपर वाले तो सही है, वो हमने पहले भी कह दिया था ना। लाइट रे की स्पीड अलग अलग होती है, क्यों अलग अलग होती है, ये तो सही है, तो ऑप्शन गलत गलत। लाइट रे की स्पीड क्या होती है, 10 मिलियन मीटर पर सेकेंड, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ओके, ठीक है। ठीक है, हाँ वही लिख सकते हैं इसे, ठीक है। लाइट रे की स्पीड डाउन होती है जब वो वाटर से और
इस एयर में भागता है। आप दिमाग लगाओ, एयर में भागेगा, एयर में क्या है, एयर तो रेयर मीडियम है, रेयर मीडियम में उसके लिए ऑब्स्ट्रक्शन ज्यादा है ना, ऑब्स्ट्रक्शन का मतलब पार्टिकल ज्यादा है नहीं, तो ये स्पीड में जाना चाहिए था, तो स्पीड डाउन कैसे हो गई भैया, स्पीड अप हो गई। कैसे, देखो हम इसको कैसे कनेक्ट करते हैं, दिमाग लगाओ। ये पूरा आपका एनवायरनमेंट है, इसमें ये पार्टिकल है, अब इसमें जितने पार्टिकल कम होंगे लाइट रे आएगी, इससे टकराएगी, स्लो हो गई, फिर आगे जाएगी, एक और से टकराएगी, स्लो होगी, स्कैटर होएगी, स्कैटर होएगी, ऐसे होते होते स्पीड स्लो हो जाती है। बट अगर मान लो पार्टिकल है नहीं या फिर कम पार्टिकल है, तो फिर क्या हो जाएगा, स्पीड बहुत तेज होगी। इसीलिए कहते हैं सबसे ज्यादा स्पीड कहाँ होती है, वैक्यूम में होती है, क्योंकि वहाँ पार्टिकल कुछ नहीं होते हैं। और जो स्पीड 10 to 10 पावर 8 मीटर पर सेकेंड होती है, वो वैक्यूम की या फिर एयर की स्पीड मान जाती है, जहाँ पर हम लोगों के पार्टिकल कम होते हैं। अगला क्या है, light waves are incident on a air glass boundary. Some of the waves are reflected and some of the refracted. Which of the following property is the same for the incident wave and refracted wave? स्पीड अलग अलग हो जाएगी, डायरेक्शन भी अलग अलग हो जाएगी, ब्राइटनेस फ्रीक्वेंसी सेम रहेगी, समझो। फ्रीक्वेंसी हमारी कभी बदलती नहीं है, फ्रीक्वेंसी हमेशा सेम रहती है, याद रखना। दुनिया की हर चीज बदल जाएगी, लाइट के इस क्वेश्चन आते हैं तो लाइट में हमेशा एक चीज याद कर लो, फ्रीक्वेंसी कभी चेंज नहीं होती है। समझाने के लिए हम लोगों के पास उतना भी टाइम है नहीं, वरना हमने शायद जो लेक्चर है वो यहाँ पर आई बटन पर भी क्लिक करिए, लाइट चैप्टर हमने बताया, उसमें हमने बताया अच्छे से इसको एक्सप्लेन किया है। सॉरी। इफ अ रे लाइट इंटर्स फ्रॉम रेयर मीडियम टू डेंसर, अब ये देखो रेयर मीडियम से मतलब एयर से कहाँ जा रहा है, वाटर टाइप में जा रहा, कोई डेंसर मीडियम, फ्रॉम रेयर टू डेंसर एट जीरो एंगल द इंसिडेंट इट, ओके, ऐसे जा रहा, जीरो एंगल मतलब यहीं पर ऐसे इंसिडेंट हो रहा, रेयर से डेंसर। अब दिमाग लाओ, ये पोल के सहारे चल रहा है, अगर इधर से जाता तो ये नॉर्मल था, इसके ऐसे टुवार्ड्स मूव हो जाता, क्योंकि ये रियर था और ये डेंसर था। बट ये अब इसी डायरेक्शन में आ रहा तो ऐसे सीधा सीधा चला जाएगा, क्योंकि लाइट रे इसी डायरेक्शन में आ रही। अब बताओ यहाँ पे पड़ेगी, कहाँ रिफ्लेक्ट होगी, इधर भाग जाएगी, नहीं 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 नहीं, वो सीधी आ जाएगी, तो क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्ट बैक गो स्टेट, क्योंकि क्या है, रिफ्लेक्ट हुई ना, रिफ्लेक्ट, ठीक है, तो टर्न्स राइट रहना ही नहीं है, ओके। ठीक है, चलिए, तो ये वाली हम लोगों ने हाँ ये वाली हम लोगों ने स्लाइड कंप्लीट कर ली। अब आगे आते हैं, आई होप ये चीज़ें आपको पता होंगे, अगर नहीं पता हो तो हम एक बार ब्रीफ ब्रीफ में नहीं, पर हम चलिए बता देते हैं कि ज़्यादा हम डीप में नहीं जाएंगे उसको। देखो, कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, दो टाइप के मिरर होते हैं हम लोगों के, दो टाइप के मिरर होते हैं, उसमें दो टाइप के मिरर में क्या होता है, कॉन्वेक्टिव मिरर में 6 पोजीशन बनती है, इसको हम लोग याद करना होता है। एक दो बार क्वेश्चन से आया, आई डोंट रिमेम्बर कि ज़्यादा बार क्वेश्चन आया भी है, डायरेक्ट इससे क्वेश्चन ज़्यादा नहीं आया है, फिर भी है ना। कॉन्वेक्स मिरर में 2 ही पोजीशन बनती है। अब जो कॉन्वेक्स मिरर बना वो कॉनकेव लेंस बन जाता है, बस। जो इन्फिनिटी पे अगर हमारी पोजीशन है, अगर हमारी इमेज इन्फिनिटी पे है, तो हमारा बिटवीन द पोल आएगा, एट एफ कौन है ये, इधर वाला, मतलब कि बिटवीन द पोल। अब इसमें चूंकि दो मिरर बन के एक लेंस बनता है, दो मिरर ऐड होते हैं ना, ऐसे एक मिरर दोनों को ऐड कर दे तो एक लेंस बन जाता, या फिर एक लेंस, एक इधर मिरर एक इधर मिरर, दोनों मिरर को ऐड करते तो एक लेंस बन जाता। सिमिलरली इसमें भी हमारी जब इमेज ऑब्जेक्ट कहाँ रखा होगा, इन्फिनिटी और ओ के बीच में, वो मतलब कि सेंटर ऑफ द पोल, सेंटर ऑफ द लेंस है ना, कुछ तो हमारी इमेज कहाँ बनेगी, एफ और ओ के बीच में, और ये कैसी बनती है, वर्चुअल इलेक्ट्रोड इमेज बनती है। आप इसको याद कर सकते हो, हम इसके ऊपर ज़्यादा वो नहीं कर रहे हैं, आप यहाँ पर रोक कर इसको थोड़ा सा जूम हम कर देते हैं जगह जगह पे, ठीक है, आप पढ़ लोगे या फिर आपके पास पीडीएफ होगी, ओके। ज़्यादा इतना भी इम्पोर्टेंट नहीं, बट आप पढ़ सकते हो। यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो हम आपको बता देते हैं, कहाँ पर है, कहते हैं ये क्वेश्चन पूछे गए इससे, तो हम अभी इसको बता देंगे। तो यहाँ पर हम समझा देते हैं आपको, देखिए नीचे भी क्वेश्चन वैसे हैं, यहाँ पर समझा देते, देखिए क्या होता है, जो हम लोगों की रेडियस होती है वो क्या होती है, फोकल लेंथ का ट्वाइस होती है, पहली बात याद रखना। रेडियस ऑफ द लेंस, सॉरी रेडियस ऑफ द मिरर हम लोगों की ट्वाइस द फोकल लेंथ होती है। और अगर हम लोगों को पावर निकालनी, पावर ऑफ द
लेंथ निकालनी तो 1 अपॉन फोकल लेंथ होता है, ये फोकल लेंथ हमेशा मीटर में निकला होता है, ठीक है। दो फॉर्मूला अभी यूज में है, और एक फॉर्मूला क्या है, अगर हमको 1/f अगर f u और v में u क्या है, ऑब्जेक्ट की हमारी पोजीशन होती है, और v क्या होता है, इमेज की पोजीशन होती है। आई होप कि आप लोग जानते हो, f4 फोकल लेंथ होता है, ओके। तो 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u होता है हम लोगों को किसमें, मिरर के लिए। 1/f इक्वल 1/v माइनस 1/u होता है हम लोगों के लिए लेंस के लिए, गॉट इट। तो ये कुछ फॉर्मूले, ये इंपॉर्टेंट है और ये इंपॉर्टेंट है, ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि इससे ज़्यादा क्वेश्चन एनडीएम पूछे नहीं गए। हाँ, सीडीएस में क्वेश्चन पूछे जाते हैं इससे। टू कॉन्वेक्स लेंस, क्वेश्चन पे हम लोग जूम इन करते हैं, और हाँ इधर हम लोगों ने कर लिया ये। टू कॉन्वेक्स लेंस विद पावर 2 डायोप्टर, पावर हमें दे रखी 2 डायोप्टर, पावर 2 डायोप्टर। और याद रखना डायोप्टर जो होती है वो पावर होती है, पावर की यूनिट होती है। जैसे आपने सुना होगा ना कि हमारा जो चश्मा है -2 पॉइंट में है, तो 2 पॉइंट नहीं होता, 2 डायोप्टर होता है, याद रखना इस चीज को, ठीक है। तो ओके, आर केप्ट इन कांटेक्ट विच ईच अदर, ओके, एंड फोकल लेंथ ऑफ द कंबाइंड लेंस। देखो समझो, जब भी ये ऐसे कंबाइंड लेंस की पूछी जाए तो हम लोग क्या करना होता है, हम पावर को 1/2 करके ऐड कर देते हैं। जैसे याद हो कि जब भी पावर ऐसे पूछी जाती है, जब भी कनेक्ट कर देते तो पावर को हम लोग ऐसे पैरेलल अलग कॉम्बिनेशन लगा के ऐड कर देते, तो यहाँ पर हमारा 1 आ जाएगा, और फिर हमारा कितना हो जाएगा वो तुम ठीक है, ठीक है। कुछ मैं गलत कर दिया क्या, कैप्टन कॉन्टेक्ट विद ईच, ओके ठीक है, हमने ये गलत कर दिया, माय मिस्टेक माय मिस्टेक। ये पावर दे रखा ना, तो हमें फोकल लेंथ वाला याद आ गया। एक्चुअली जब फोकल लेंथ के, एक मिनट ना, देखो देखो हम बताए थे, क्लियर कर देते थोड़ा। जब भी दो लेंस जब भी दो लेंस आपस में ज्वाइन हो जाए, तो फोकल लेंथ निकालने के लिए 1/f इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2 करना होता है, डॉट डॉट। और अगर पावर निकालनी तो पावर डायरेक्ट ऐड हो जाती है, p1 प्लस p2 p3 ऐसे करके ऐड हो जाती है, ओके। तो बस कर देते हैं, कितना आ जाएगा ये, 2 + 2 हो जाएगा, 4 डायोप्टर हो जाएगा हमारा। पावर ओवरऑल कितनी आई, 4 डायोप्टर। हमें निकालना क्या था, f इक्वल टू 1/p होता है, अभी मैंने पीछे बताया था, p इक्वल टू 1/f, तो f इक्वल टू 1/p हो जाएगा, 1/2 to 4 ये क्या हो जाएगा, 0.25 मीटर हो जाएगा, क्योंकि ये हमारा किस में होता है, हमेशा मीटर में होता है, ये डायोप्टर में ऐसा यूनिट है ना दोनों की, गॉट इट। तो मेरी तबीयत कुछ ज्यादा ही अच्छी हमें लग रही है ना, ओके। अगला हम लोगों का, और ये वाला क्वेश्चन जो था ना, ये थोड़ा अच्छा लेवल का भी था, मतलब 1-2 क्वेश्चन ऐसे पूछे थे, तो इससे डरना नहीं होता है ना, ऐसे क्वेश्चन कि आप ये सोच रहे हो कि ये हमारे में आ जाएगा, बहुत कम चांस होते हैं, बट आ भी जाएगा तो आपको अभी कॉन्सेप्ट पता है ना। अगर नहीं भी पता तो वहां पर 100 आउट ऑफ 100 नहीं लाना होता। एक्यूरेसी मैटर्स, इसकी एक्यूरेसी अच्छी होगी ना तो एग्जाम निकाल लेगा। द करेक्ट रिलेशन बिटवीन द एफ एंड आर, तो वो हमने बताया था आर इक्वल टू एफ होता है, आप याद रखना, ठीक है। अभी ये पावर ऑफ द लेंस ऑफ फोकल लेंथ 25 सेंटीमीटर, आप दिमाग लगाओ 25 सेंटीमीटर है, मीटर में चेंज करोगे तो कितना आ जाएगा, 0.25 मीटर। अब हमें पावर निकालना तो क्या करेंगे, 1/f की जगह 0.25, पॉइंट हटाएंगे नीचे ऊपर 100 लगाएंगे, 4 आंसर आ जाएगा, गॉट इट। In case of concave, the object is placed at the principal focus and the touch, एक मिनट, F और P के बीच में हमारा ऑब्जेक्ट रखा है, कॉनकेव मिरर है, ठीक है। F और P के बीच में, ओके। वो दो लास्ट के जो सिनेरियो बनते हैं उनमें से कौन सी बात सही नहीं होगी, तो देख लेते भैया कौन सी बात। वर्चुअल है तो इरेक्ट होगा, तो ये दोनों बात तो मतलब ऑप्शन ही हट गए, क्योंकि वर्चुअल के साथ इरेक्ट आता हमेशा, वर्चुअल प्लस इरेक्ट होगा, ओके। वर्चुअल के साथ हमेशा इरेक्ट होगा, ऐसे रियल के साथ इन्वर्टेड होगा, रियल प्लस इन्वर्टेड। जैसे हम लोगों की आई जो होती है वो रियल इमेज बनती है, इसीलिए हम लोगों के माइंड में उल्टा इमेज बनती है, जाकर पता है ब्रेन हम लोगों का प्रोसेस करता है, उसके बाद रियल सीधी इमेज दिखाई देती है। इमेज विल बी
इन लार्ज और मैग्नीफाइड, बिल्कुल सही बात। और ये हमारा गलत हो जाएगा कि इमेज हमारी इन्फिनिटिव बनेगी, इन्फिनिटिव नहीं बनेगी। इन्फिनिटिव तब बनती जब हमारा ऑब्जेक्ट, तो अब एक मिनट, ये ऑप्शन ने गलत मार्क कर दिया। अब ये भी हम लोगों का सही है, तो इसलिए गलत कहा जाए क्योंकि उसने नॉट का पूछा। ऑब्जेक्ट एट एफ होता अगर, तो हमारा से हो जाएगा। हम आपको दिखा भी देते हैं, देखो ये लिखा है कॉनकेव मिरर है, ठीक है। और जब भी ऑब्जेक्ट हमारा कहा था एफ और पी के बीच में था ना, ऑब्जेक्ट बिटवीन एफ एंड पी, तो वर्चुअल, इरेक्ट और इनलार्ज, ठीक है। और हमारी इमेज कहाँ बनी, फिक्स जगह पे इमेज बनी, इन्वेंटिव नहीं बन रही ना, तो एफ एंड पी के बीच में, ठीक? आप देख सकते हैं टू डायोप्टर है। और लेंस के बारे में बात कर रहे हैं, तो अब देखो समझो, हम्म ये चीज थोड़ी सी हम लोगों को कंफ्यूजन वाली होती है, बट कंफ्यूजन यहाँ पर नहीं रखना है। समझो एक चीज यहाँ पर हमारी, कि जो फोकल लेंथ होती है वो हमारे कॉनकेव लेंस की माइनस में होती है और कॉन्वेक्स लेंस की प्लस में होती है। इसीलिए कहते हैं जब हमारा लेंस पावर आता है पावर बनता है, तो हम लोगों को एक चीज देखनी होती है कि हम कॉन्वेक्स लेंस है या कॉनकेव लेंस है, ठीक है? अब कॉन्वेक्स लेंस तब लगता है जब हम लोगों को क्या हो जाती है, हाइपरमेट्रोपिया हो जाती है ना। और कॉनकेव लेंस तब लगता है जब मेट्रोपिया हो जाता, मेट्रो मायोपिया, हाइपर मायोपिया, मेट्रोपिया बोल रहे हैं, मायोपिया, ओके। एक्चुअली अभी पापा को मायोपिया हुआ ना, प्रॉब्लम। और एक होता प्रेस बायोपिया, तो क्वेश्चन कराते पहले ये चीज समझ लो, प्रेस बायोपिया। इसमें क्या होता है, ये ओल्ड एज लोगों को प्रॉब्लम होती है, नॉर्मल है ये तो, है ना, ओल्ड एज प्रॉब्लम है। इसमें क्या होता है कि ऊपर एक कॉनकेव लगाना पड़ता है, तो नीचे कॉन्वेक्स, ऐसे करके एक चश्मा बनता है ना, जिसमें नीचे भी कुछ होता है डार्क डार्क ऐसे करके, ऊपर भी कुछ होता है। तो ऊपर कॉन्वेक्स है, कॉनकेव भी इंटरचेंज हो सकते हैं डिफरेंट पर्सन से। और एक होता है कैटरेक्ट, कैटरेक्ट इसे बोलते हैं मोतियाबिंद। इसके लिए हम लोगों को ऑपरेशन ही कराना पड़ता है और कोई उपाय नहीं है। आई ऑल दो हमने आगे लगा रखा है, बट फिर भी यहाँ पर नहीं बता दिया, ठीक है। तो इसका आंसर हम लोग चाहिए क्या हो जाएगा, दो डायोप्टर है तो दो डायोप्टर के लिए नीचे 1/2 जाएगा, 1/2 मतलब 0.5, 0.5 का मतलब 2 वाली तो खत्म। कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स लेंस, एक सेकेंड, लेट मी, ठीक है। कॉनकेव, कॉनकेव में माइनस आता है, कॉन्वेक्स में प्लस आता है, ठीक है। ने यही बताया ना, कॉन्वेक्स में प्लस होती पावर और कॉनकेव की माइनस पावर होती है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, शॉर्ट साइड में और ओके, कॉन्वेक्स लेंस है, फोकल लेंथ प्लस है, तो आंसर क्या आ जाएगा, तो कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ प्लस में है, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज, आंसर सही है इसका, तो आंसर इसका सही क्या है, ये तो ये दोनों एक ही आंसर है ना, ये तो एक ही क्वेश्चन है, अलग अलग टाइम पूछेगा। तो टू डायोप्टर आंसर होगा प्लस का, और क्या, प्लस का टू डायोप्टर। देखो पी इक्वल टू 1/f, 1/f के बजाय 50 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर हटाएंगे 100 लगाएंगे, तो 2 आंसर आ जाएगा। 2 एक ही ऑप्शन में है, प्लस का टू डायोप्टर, ओके। तो प्लस का टू डायोप्टर हमेशा प्लस हमारी किसकी होती है, कॉन्वेक्स लेंस की होती है, क्या, पावर, व्हाट इट, समझ गए। तो हम लोगों ने ये स्लाइड भी कंप्लीट कर ली। मूविंग अहेड, अगली क्या है, द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट फॉर्म बाय अ प्लेन मिरर इज, प्लेन मिरर कैसी इमेज बनाता है, सबसे पहली बात है लार्ज या स्मॉल तो बनाते ही नहीं है, ऐसा होता है क्या, हमने अपना सीधा हाथ दिखाया, हाँ वो चलो, एक सेकंड ना, तो सेम साइज बनाता पहले हो, तो सेम साइज वाला हमें देखना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग प्लेन मिरर जो होता है सेम ऑब्जेक्ट की सेम साइज बनाता है, ओके, सेम ऑब्जेक्ट की सेम हाइट। बस ये लेफ्ट को राइट, राइट को लेफ्ट करता है, तो क्या उसे बोलते हैं इरेक्ट वर्चुअल सेम साइज, इरेक्ट वर्चुअल सेम साइज, इन्वर्टर नहीं करता,
लेटरल इन्वर्जन होता है इसमें, एक वर्ड होता है लेटरल इन्वर्टेड। इसका मतलब क्या होता है, हमारे लेफ्ट की चीज राइट में दिखाई देगी, ठीक है, वो हम लोगों को प्लेन मिरर करता है। सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस, बट मेरी वॉइस सही में अच्छी नहीं होगी। प्लेन मिरर क्या करता है, तो प्लेन मिरर की फोकल लेंथ जीरो होती है, फोकल लेंथ नहीं जीरो नहीं होती, फोकल लेंथ इनफिनाइट होती है, ये भी गलत है। तो फोकल लेंथ द इमेज इज वर्चुअल रियलिटी, ये सही है। द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट इज ब्लंट इज स्लाइटली लेस, गलत बात है। फोकल लेंथ कैसी होती है, फोकल लेंथ इनफिनाइट होती है, याद रखना, रेडियस भी इनफिनाइट हो जाती है। गॉट इट। और पावर कितनी होती है इसकी, भाई कहते हैं ना ये तो नॉर्मल चश्मा है यार, कि पावर जीरो है तो किससे बना होता, प्लेन मिरर से बना होता, बस नॉर्मल से ग्लास ऐड के, तो पावर जीरो मतलब अब एफ चलो क्या होता था 1 पी, पी हमारा जीरो हो गया तो ये इन्फिनाइट हो गया। ऐसे भी देख लो, या फिर ऐसे देख लो कि जो प्लेन मिरर बना होता है ना, बहुत एक बड़े से सर्कुलर मिरर का पार्ट होता, तो इसकी अब इतने छोटे से पार्ट के हम लोग बारे में बात करें तो इसकी जो फोकल लेंथ होगी वो कहीं यहाँ होगी, ये कितनी बड़ी रही होगी इसकी कंपेरिजन में। तो ऐसे भी याद कर सकते हो इसको, तो है ना, वो अलग अलग चीजें जैसे भी आप रिमेम्बर करना चाहो उसे। आगे आते द इमेज वी सी इन प्लेन मिरर, प्लेन मिरर के क्वेश्चन पूछे गए तो इसीलिए हम रखे। फोटोग्राफ नहीं, वर्चुअल नियरर देन नहीं, ये भी नहीं, सेम सेम डिस्टेंस पे होते हैं ना, जितनी दूर हम खड़े होंगे उतनी दूर ये भी खड़ा होगा, हमारी इमेज भी, है ना। लेटरली इन्वर्टेड बिल्कुल सही है, वर्चुअल भी होगा, रियल नहीं हो सकता। आगे चले, आगे चले भैया, समझात होती है भैया जी, आइए आगे चले, चलो आगे चलते हैं। अगला करते हैं, लेमन केप्ट इन वाटर इन अ ग्लास टम्बल अपियर्स टू बी लार्जर देन इट्स एक्चुअल साइज, इट इज बिकॉज इफेक्ट। अब देखो जो हम बताने वाले आप याद कर सकते हो, जो बाल्टी में कोई भी सामान पड़ा होता है वो ऊपर नीचे बड़ा छोटा दिखाई देता है, क्योंकि वो रिफ्लेक्शन ऑफ दी लाइट होती है, याद रखना, क्योंकि लाइट रे वहां से निकली ग्लास से रियर में गई, रियर से जल्दी तेज भागने के चक्कर में हमें ऊपर दिखाई पड़ता है, ठीक है, या बड़ा साइज दिखाई पड़ता है। सन एपियर्स रेडियस, ये होता है हम लोगों का स्कैटरिंग की वजह से, स्कैटरिंग ऑफ द लाइट होती है, क्योंकि रेड लाइट ज्यादा स्कैटर होती है उस टाइम, ओके। और वैसे जो आसमान ब्लू होता है वो भी, ब्लू स्काई भी स्कैटरिंग की वजह से होता है। टीआईआर की वजह से क्या होता है, वो हम लोग क्या नाम है बोलते हैं, सड़क पे पानी पानी सा दिखाई पड़ता है, या फिर ड्यून्स जो सैंड ड्यून्स होते हैं वो भी हमें कुछ अलग दिखाई देते हैं, वो भी टीआईआर की वजह से होते हैं। या फिर सबसे बढ़िया इसका एग्जांपल है रेनबो, रेनबो टीआईआर की वजह से होता है, ठीक है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। द ट्विंकलिंग ऑफ द स्टार, ये भी रिफ्रैक्शन ऑफ द स्टार लाइट होता है, नहीं एटमॉस्फेरिक, हाँ एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन होगा, ठीक है, हमने लगा कि रिफ्रैक्शन ऑफ द स्टार लाइट का रिफ्रैक्शन पर कर कौन रहा है, एटमॉस्फेयर कर रहा है, ठीक है। तो ट्विंकलिंग ऑफ द स्टार अभी बताया था रिफ्रैक्शन, तो एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, ठीक है। द लाइट एनर्जी escaping फ्रॉम द सन कैन बी स्प्रेड बाय, लाइट एनर्जी को कैसे स्प्रेड कर सकते हैं, तो प्लेन मिरर में तो कोई पावर ही नहीं होती जो स्प्रेड कर दे, कॉन्वेक्स लेंस नहीं, तो द ड्रॉप, हाँ ये कर सकता है, क्योंकि इसका शेप ऐसा कुछ होता है, तो लाइट यहाँ से एंटर होगी, यहाँ जाएगी, फिर यहाँ से होगी, तो डबल रिफ्रैक्शन होगा, तो इसकी वजह से ये हमारी स्प्रेड हो जाती है, मतलब स्कैटर हो सकती है। पेरिस्कोप किसके ऊपर वर्क करता है, रिफ्लेक्शन के ऊपर वर्क करता है। पेरिस्कोप एक कुछ नहीं होता, ऐसे करके एक यंत्र होता है जिसमें क्या होता है, ऐसे यहाँ पर एक पाइप लगा होता है, ऐसे ऐसे एक पाइप पूरा लगा होता है, ऐसे हम पाइप बना रहे हैं, हमारी ड्राइंग आप लोगों को पता है कितनी अच्छी है, ऐसे और ऐसे यहाँ दो मिरर लगे होते हैं, तो क्या होता है जब भी यहाँ से ऐसे दुश्मन को देखना होता, हम नीचे बैठे यहाँ पर देख रहे हैं, हमारी आंखें यहाँ पर है, दुश्मन की नजरें यहाँ पर है, हम इसकी नजरों की लाइट यहाँ पर पड़ी, यहाँ से रिफ्लेक्ट हुई, यहाँ पर पड़ी, और यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर यहाँ पर आ गई, तो हम ऊपर नहीं गए, हम ऊपर ऐसे करके हम ऊपर नहीं गए, ये आख चीज हमने नीचे नीचे देख ली। कैसे देख ली हमने, क्योंकि हमने पेरिस्कोप का यूज किया, वो किसके ऊपर काम करता है, रिफ्लेक्ट हो गई ना राइटली, तो रिफ्लेक्टर के ऊपर काम करता है, सॉरी मिराज किस मिराज मिराज मिराज, हाँ टीआईआर, रिफ्लेक्शन और टीआईआर के ऊपर काम करता है। मिराज के बारे में बात कर रहे हैं उस टाइम, जो सड़क पे पानी पानी दिखाई देता है उसे मिराज बोलते हैं, इल्यूजन होता है ये।
टिंडल इफेक्ट क्या होता है? स्कैटरिंग ऑफ द लाइट रे होता है, तो स्कैटरिंग ऑफ द लाइट रे। टिंडल इफेक्ट के बारे में थोड़ा सा मैं कमेंट में बताना, हमने पढ़ाया है। ओके, आगे आते हैं, ग्लास प्रिज्म के बारे में और बताते हैं। क्या होता है ग्लास प्रिज्म? एक ट्रायंगल शेप का होता है जिसमें क्या होता है, व्हाइट रे जब हम इंसिडेंट करते हैं, तो एक चीज याद रखना कि व्हाइट रे में या फिर सफेद कलर में सातों कलर होते हैं। सफेद कलर से हम हर कलर बना सकते हैं। ओके, तो ऐसा कहा जाता है सफेद कलर में हर कलर मिक्स होता है। याद रखना कि ये जब ये पहली बार रिफ्लेक्ट होता है तो यहीं पर ही कलर विबग्योर में चेंज हो जाते हैं। विबग्योर क्या है? वी कलर मिक्स है, तो नाम नहीं दे पाया, ये आई फॉर इंडिको है, VIBGYOR विबग्योर। ओके, तो देख लो भैया कैसे रिफ्लेक्ट हुआ, तो ये वाला सही है, ये वाला गलत है, क्योंकि यहाँ पर रिफ्लेक्शन नहीं हुआ, ये यहाँ पर नहीं किया, इसने यहाँ पर तो किया है पर यहाँ पर नहीं किया, तो ये भी गलत, ये भी गलत। ओके, व्हेन दैट, और थोड़ा जूम कर देते क्वेश्चन, ये एनडीए, ये क्वेश्चन आए हैं एनडीए 2021 में, ठीक है। तो when a light beam falls on triangular glass prism, a band of color is obtained, which one of the following state line? रेड लाइट बेंड द मोस्ट, भैया कहाँ से बेंड हो रही रेड लाइट? ये रही रेड लाइट, ये बेंड कहाँ से हो रही है? सबसे ज्यादा बेंड होती है वॉयलेट, सबसे कम होती है रेड, ठीक है, अगली चीज को। रेड लाइट बेंड द मोस्ट गलत है, बेंड वॉयलेट हाँ ये सही है, क्योंकि रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ द वॉयलेट बिल्कुल सही है, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स का सही होता है इसलिए ज्यादा बेंड हो जाती है, ठीक है। रिफ्लेक्टिव इंडेक्स अगर कम होगा तो बेंड ही नहीं होगी, क्योंकि उसके पास ऑब्स्ट्रक्शन नहीं होंगे। वेन डेविएट द लीस्ट, कौन सा कम घूमता है भाई? रेड सबसे कम डेविएशन शो करती है। ओके, ठीक है, अभी आई के बारे में हम लोग पढ़ते हैं थोड़ा, एक मिनट हम इसको सही कर लेते हैं, आई के बारे में आपको थोड़ा बताते हैं। सॉरी, मुझे यहाँ पर वीडियो रोकना पड़ेगा अभी ड्यू टू सम रीजन। इसका पार्ट सेकंड देखने के लिए आप नीचे यहीं से हम लोग स्टार्ट कर रहे होंगे, जस्ट अभी बिल्कुल स्टार्ट कर रहे होंगे। आपको ये पार्ट, इसके पार्ट सेकंड देखने के लिए आप नीचे क्लिक कर सकते हो, यहाँ पर वीडियो आ रहा होगा या फिर यहाँ पर वीडियो आ रहा होगा, या फिर इसके जस्ट बाद यहाँ पर आई स्क्रीन पर भी वीडियो आ रहा होगा, या फिर लिंक भी हमने ड्रॉप कर दी है। आप कहीं से भी इसका सेकंड पार्ट जो देखना उसमें हम पूरा रिवीजन करा रहे होंगे। इसी के जस्ट बाद हम स्टार्ट कर रहे हैं, ड्यू टू सम ग्लिच हमें इसको दोबारा स्टार्ट करना पड़ा। ओके।